अध्याय 41 मानसिक बीमारी 5। दरवाजा बंद हुआ। बाबू ने सिर उठाया। उसकी नजर मॉनिटर पर रुक गई। पहले हस्ताक्षर करने वाले 3 बंधकों को ले जाया गया। ऐसा कहा गया कि वे स्वादिष्ट भोजन खाने गए थे। कमरे में केवल एक ओरिएंटल आदमी था जिसने अभी भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। निगरानी छवि के माध्यम से ओरिएंटल आदमी एक कुर्सी पर बैठा था। 25 से 26 साल का, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत। पहली नजर में वह एक बुद्धिजीवी की तरह लगा। बंधक कमरे में खिड़की न होने के अलावा जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक शौचालय। निगरानी की सुविधा के लिए कमरे में अतिरिक्त निगरानी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगे थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई और सेल में 3 और लोग थे। निगरानी टीवी ने कमरे के हर कोने को साफ साफ कैद कर लिया। बंधक से सबसे दूर पश्चिमी काउबॉय की तरह कपड़े पहने युवक था। बाबू की नजर कुछ सेकंड के लिए युवक के चेहरे पर रुक गई। यह एक सुंदर लड़का था। सुंदर लड़का बंधक जैसा ही था। दोनों के चेहरे प्राच्य थे। बंधक ज्यादा मासूम लग रहा था। सुंदर लड़का, ऊंची नाक, मोटी भौहें, उसे पश्चिमी रूप के साथ एक अनूठा प्राच्य चरित्र दे रही थी। संगठन के सदस्यों ने मेज लाकर बंधकों के सामने रख दी। वे हिले नहीं, उस पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। बंधक के सबसे करीब गिरोह का नेता था। उसने अपने अधीनस्थों से नजरें मिलाईं, फिर उनमें से हर एक अलग हो गया। जाहिर है, रास्ते में उसने 3 लोगों से बात की थी। सुंदर लड़का ही वह मुख्य कारक था जिसने बंधक को मजबूर किया। सचमुच वह सुंदर लड़का धीरे धीरे बंधक के सामने आया। उसके सामने आया, अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़ा और मेज पर अपनी अंगुलियों को कुछ बार थपथपाया, मानो बंधक को याद दिला रहा हो, मैं कहता हूँ, नमस्कार नहीं। बंधक ने धीरे से अपना सिर उठाया। जब उसने सुंदर लड़के का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। बंधक के चेहरे पर स्तब्धता छा गई, लेकिन सुंदर लड़के के क्या तुम मुझे जानते हो कहने के बाद बाबू को आखिरकार समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बंधक ने बॉस की तरफ देखा। उसकी नजर सुंदर लड़के के चेहरे पर पड़ी। न तो उसने कहा कि वह जानता है, न ही यह कहा कि वह नहीं जानता। सुंदर लड़के को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बंधक उसे जानता है या नहीं। अपने हाथ की एक लहर के साथ गिरोह के सदस्य ने बंधक के हाथ को मेज पर जोर से दबाया। कलम को मेज पर रखते हुए सुंदर लड़के की उंगली हस्ताक्षर की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज बहुत विनम्र थी। कृपया अपना नाम यहाँ लिखें। बंधक ने दस्तावेज को देखने की जहमत नहीं उठाई। सुंदर लड़का भी नाराज नहीं था। मीठी बातें करता रहा। अपना नाम लिखने के बाद आप तुरंत कमरे से बाहर जा सकते हैं। रसोई ने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। यह चीनी भोजन है। खाने के बाद कार में नींद। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी आंखें खोलने के बाद आप बैरक में लौट आएंगे। बेटा, इस चाकू से दूर रहो। ऊपर की ओर उसके सिर के शीर्ष पर रुकें। बंधक की कोहनी पर वार करते हुए बाबू ने सहज रूप से अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। उसके कान एक दयनीय चीख सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां कोई चीख नहीं थी। कोई चीख पुकार नहीं हुई। क्या बंधक बेहोश था? अपनी आंखों से हाथ हटाते हुए उसके साथी के चेहरे पर भी वही डर था। मॉनिटर के जरिए बॉस अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। गिरोह का सदस्य अभी भी बंधक के हाथ को कसकर दबा रहा था। सुंदर लड़का अभी भी बंधक के सामने खड़ा था। सिर्फ एक चीज बदली थी, बंधक के चेहरे का भाव। चाकू से ऐसे वार करना अजीब बात थी कि वह डरा नहीं था। बंधक की कोहनी पर चाकू का पिछला हिस्सा था। अगर यह ब्लेड है? बाबू ने अपना माथा रगड़ा। सुंदर लड़के के हाथ में चाकू का हैंडल ब्लेड की नोक से लेकर बंधक की बाह तक
नीली नसें उभरी हुई थी। बंधक का चेहरा पीला पड़ गया था। भाई, अगर वह कट ब्लेड में बदल गया, तो क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? सुंदर लड़के ने उस जगह को देखा जहां ब्लेड ने ब्लेड को छुआ था और धीरे से कहा, इसका मतलब है, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आप उसे पकड़ नहीं सकते, उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दे सकते। बंधक का चेहरा और भी पीला पड़ गया, मानो वह किसी भयंकर संघर्ष से गुजरा हो। उसने कई बार अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन तीसरी बार उसने अपना मुंह खोला और कहा, मरमंस्क, मरमंस्क। संकेत। शब्दावली। यह रूस का एक शहर है। एक दोस्त ने बाबू को याद दिलाया। बाबू की आंखें लगातार टीवी पर ही लगी रहीं। बंधक के मुंह में मरमंस्क शब्द के लिए सुंदर लड़का उदासीन लग रहा था। उसने चाकू की स्थिति को समायोजित किया, जैसे कि वह मछली के सिर और शरीर के बीच एक अच्छा स्थान ढूंढ रहा हो, जहां वह छुरा घोंप सके। बंधक ने दूसरी बार अपना मुंह खोला। इस बार आवाज थोड़ी बढ़ा दी, मरमंस्क, हॉकी स्टेडियम, धूम्रपान। सुंदर लड़के ने हिलना बंद कर दिया और अपना सिर ऊपर उठाया। एक पल के बाद, यह थोड़ा प्रभावशाली है। सुंदर लड़के ने हल्के से हाथ हिलाया, एक पल के लिए रुका और पूछा, बस, सर, मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे उन बातों का जिक्र क्यों किया। आप आप एक अच्छे व्यवसायी हैं। बंधक की आवाज बहुत धीमी थी। क्या यह मुझे प्यार में फंसाने का एक तरीका है? सुंदर लड़का मुस्कुराया। क्योंकि मैं एक अच्छा व्यवसायी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बंधक ने और कुछ नहीं कहा। सुंदर लड़के ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, हल्के से हाथ हिलाया और अपने भाव वापस ले लिए। उसका चेहरा ठंडा था। चाकू की धार बंधक के हाथ पर दब गई और भी गहरी धंस गई। चाकू की धार हिली। उन हाथों का एहसास चॉपिंग बोर्ड पर मछली के समान था। चाकू पकड़े हुए व्यक्ति ने कहा, सर, अगर आप मुझे प्यार में फंसाना चाहते हैं, तो मैं इस बार आपका प्यार खरीद लूंगा और आपसे उस व्यक्ति को गले लगाने का अधिकार नहीं छीनूंगा जिसे आप प्यार करते हैं। चाकू बंधक की कलाई पर रुक गया। हाथ के एक झटके से चाकू का पिछला हिस्सा आसमान की ओर इशारा करता है, ब्लेड नीचे की ओर इशारा करता है। ब्लेड बंधक की उभरी हुई नीली नसों से बस थोड़ा दूर था। ठंडी रोशनी में मॉनिटर स्क्रीन के जरिए हर एक बाल डर से खड़ा हुआ महसूस किया जा सकता था। सुंदर लड़का ठंडी रोशनी को ध्यान से देख रहा था। हर शब्द, इन हाथों के बिना मैं अभी भी उस व्यक्ति को पकड़ सकता हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, उसकी आंखों के कोनों से आंसू नहीं पोंछ सकता, उसके लिए संतरे नहीं छील सकता, भले ही सेब टुकड़ों में काट दिए जाए, फिर भी मैं उन्हें उसे नहीं खिला सकता। बंधक का चेहरा पीला पड़ गया। चाकू का हैंडल गिरोह के मालिक के हाथ में आ गया। चाकू पकड़े हुए व्यक्ति उसके अंदर बदल गया। कहा जाता है कि यह मालिक बचपन में एक भूमिगत अस्पताल में काम करता था। इस समय वह उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब वह गंदे भूमिगत में अंगों को संसाधित करता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सभ्य व्यवसायी हूँ। मुझे इससे बचना चाहिए। सुंदर लड़के ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली और कहा, मेरा एक दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं केवल 3 मिनट के लिए उत्साह देखने के लिए रुकूंगा। अब 65 सेकंड बचे हैं। यानी आपके पास सोचने के लिए 65 सेकंड हैं। एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? आपको अभी भी अपने हाथों को ठीक रखना चाहिए ताकि आप उस व्यक्ति के लिए संतरे छील सके जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुंदर लड़के ने बॉस के कान में कुछ कहा, फिर दरवाजे की ओर चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद वह एक पल के लिए रुक गया। बिना सिर घुमाए उसने कहा,
यहाँ आने से पहले किसी ने मुझसे कहा था कि इस देश में किस्मत नहीं है। अब मैं यह वाक्य तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सुंदर लड़का कमरे से बाहर चला गया। इस समय बाबू को याद आया कि उसने उस सुंदर लड़के का चेहरा पहले भी एक पत्रिका में देखा था। उस पत्रिका में छपने वाले सभी लोग बहुत ही भयानक व्यक्ति थे। उस समय वह अभी भी अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहा था कि इस बार ऐसा कोई प्राच्य व्यक्ति क्यों है। यह चेहरा बिल्कुल एक लड़के का था। कुछ ही मिनटों में इस सुंदर लड़के ने व्यावहारिक कार्यों का उपयोग करके यह साबित कर दिया कि वह दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्रभावशाली आर्थिक पत्रिका के कवर पर अपने नाम के योग्य हो सकता है। पिछले कुछ मिनटों में गिरोह का नेता बस वहां खड़ा होकर देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और बाबू जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। सुंदर लड़का उसके पास से विपरीत दिशा में गलियारे के साथ चला गया। उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे, लय कुछ हद तक धड़कनों की गिनती करने जैसी थी। मोड़ से दूर करीब 4 इंच दूर जाकर वह सुंदर लड़का रुक गया। जब लड़का रुका तो बाबू ने अपने साथी को धीरे से हंसते हुए सुना। बाबू की नजरें फिर से मॉनिटर पर गईं और वह समझ गया कि उसका दोस्त किस बात पर हंस रहा था। कोठरी में जो हुआ वह बाबू के अनुमान से बहुत अलग नहीं था। डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या थी? क्या आपको अभी भी अपने हाथ अच्छी तरह से रखने चाहिए ताकि आप उस व्यक्ति के लिए संतरे छील सकें जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें केवल एक ही उत्तर चुना जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप प्यार करते हों। सुंदर लड़के ने किसी को मनोवैज्ञानिक प्रयोग दिया। गिरोह का सरगना हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ चला गया। बंधक थका हुआ लग रहा था और गिरोह के सदस्यों द्वारा उसे सेल से बाहर ले जाया गया। बाबू ने सेल की सफाई शुरू की, कुर्सी साफ की, रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद की और उसे लॉक कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने ताली बजाई। काम खत्म किया। गुरलान सिंह ने अन्य 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। जब क्वावियत तो कमरे से बाहर निकला तो अभी 2 बजे थे। इस समय हिप हॉप पार्टी भी समाप्त हो गई थी। बचाव दल के सदस्यों को ले जाने वाली कार सवाने से जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गई थी। बॉस ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा था और अपने एशियाई दोस्तों को अलविदा कह रहा था, जिससे दूसरों को यह महसूस हो रहा था कि वे एक दूसरे की बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे ही वह पहुंचा, दूसरे मास्टर ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधने की तैयारी की। कार पर आंखों पर पट्टी बांधे उबड़-खाबड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वे आखिरकार उस शिविर में लौट आए जिसे एक जंगली लड़ाई के बाद तैयार किया गया था। सोंग डू लिट की कार अभी भी पेड़ के नीचे खड़ी थी। रात के आसमान में अभी भी अर्धचंद्र लटका हुआ था, कागज की शीट की तरह सफेद। कार के इंजन की आवाज बहुत भारी थी, धीरे धीरे पेड़ों की छतरी को छोड़ती हुई। उन्हें वापस लाने वाली कार धीरे धीरे विपरीत दिशा में चली गई। 2 कारों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। जब तक दूसरी कार पहाड़ से ढक नहीं गई, तब तक क्वावियत ने राहत की सांस ली। सांस छोड़ते हुए उसका पूरा शरीर यात्री सीट पर वापस गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह कार के इंजन की आवाज रही होगी जिसने आसपास के जंगली जानवरों को जगा दिया था। कार की खिड़की से कभी-कभी उनके विरोध की आवाजें आती थी। उसकी पलकें थोड़ी खुली हुई थी। सीमित जगह में उसने गाड़ी चला रहे व्यक्ति पर हल्की नजर डाली। उसका भाव शांत था, जैसे कि वह काम पर जा रहा हो। सोचता हुआ और धीरे से धन्यवाद कहता हुआ। इतने कम समय में उसे इतनी सारी चीजें तैयार करनी थी और एक हिंसक गिरोह से निपटना था जो कानून की परवाह नहीं करता था, और इससे भी ज्यादा मुश्किल उनके पीछे की ताकत थी। सौभाग्य से
यह सफल रहा। शायद यह धन्यवाद कहने का समय था। उसकी आवाज कोमल थी, कह रही थी सोंग डू लिट को लान सिंह के बारे में। अचानक आपातकालीन ब्रेक ने क्वा वियत तु को यात्री सीट से लगभग गिरा दिया। उसने अपनी सीट बेल्ट को छुआ और बुरी तरह डर गया। टोंग डू लिट, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह यात्रा सुखद नहीं थी, लेकिन मेरी स्थिति के कारण। एक बड़ा सिर अचानक विंडशील्ड के सामने दिखाई दिया, जिससे क्वा वियत तु ने सहज रूप से अपना सिर एक जगह पर दबा लिया। बहुत शांत। क्वा वियत तु, उसके सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज आई। हम ने उत्तर दिया, सुनने के लिए अपना कान झुकाया। ऊपर देखो, मुझे पता है, ऊपर देखो। ध्यान से अपना चेहरा विंडशील्ड की ओर झुकाते हुए अचानक कार की खिड़की के बाहर प्रकाश की 2 किरणें दिखाई दीं। हरी। चीखते हुए उसका सिर वापस अपनी मूल जगह पर आ गया। क्वा वियत तु, उसने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया, बिना हिले। क्वा वियत तु, अपना सिर ऊपर उठाओ। ठंडी आवाज एक चेतावनी में बदल गई। नहीं, उसने चुपके से अपने दिल में उत्तर दिया। गतिहीन रहा, अस्पष्ट रूप से सोच रहा था कि इस जगह पर अक्सर चिड़ियाघर से बाहर जंगली शेरों को पिंजरे में बंद किया जाता है, यह नहीं जानते हुए कि कार को रोकने वाले शेर थे या बाघ। बड़े प्यारे जानवरों के लिए उनकी कल्पना करने मात्र से क्वा वियत तु का सिर खड़ा हो गया। यह चला गया है, सोंग डू लिट ने कहा। सोंग डू लिट जानती थी कि वह बड़े जानवरों से डरती है। वह स्पष्ट रूप से उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसका लहजा बिल्कुल भी उचित नहीं था। वियत तु के पास जाओ, सोंग डुली ने अपनी आवाज ऊंची की। स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज ऊंची करते हुए यह और भी स्पष्ट था कि वह किसी को धोखा नहीं दे सकता था और किसी पर गुस्सा था। बचकाना, क्वा वियत तु, तुरंत मेरे लिए अपना सिर उठाएं। मैं अभी भी कल काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। काम करते हैं। लिट के पैर खुश स्माइली। वास्तव में कार के सामने कुछ भी नहीं था। वह अपनी सीट पर वापस बैठ गई, उसका चेहरा उदास था। कार आगे बढ़ती रही। क्वा वियत तु ने स्वीकार किया, वह अभी भी उसके शब्दों को भूल नहीं पाई थी। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी अश्लील शब्द नहीं सुने हैं। काम की वजह से वह कई पुरुषों के संपर्क में आई है जो महिलाओं का फायदा उठाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जब वह अच्छे मूड में होती है तो वह उनके साथ मजाक करती है, लेकिन क्वा वियत तु ने कभी नहीं सोचा था कि वह टोंग डू लिट से ऐसे शब्द सुनेगी। ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं कहता, बल्कि ऐसा है कि वह अश्लील शब्द नहीं बोलता, कम से कम उसके सामने तो नहीं। तो वह कैसे समझा सकती है कि उसका प्यारा रसभरी अचानक इतना असभ्य क्यों हो गया? पहला विचार यह था, यह उस व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए जिसके साथ उसका घोटाला हुआ था। वह आदमी जो प्यार में पड़ गया। पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध अचानक स्पष्ट हो गए। या शायद वह उसे एक प्रयोगात्मक विषय के रूप में मान रहा था, ताकि भविष्य में उसे पसंद आने वाली लड़कियों के सामने वह आसानी से इस तरह का संकेत दे सके। संक्षेप में, सोंग डू लिट ने उससे बहुत अजीब शब्द कहे। यदि यह रवैया सामान्य होता तो क्वा वियत तु निश्चित रूप से गुस्से में आ जाती, लेकिन आज रात वह बहुत थकी हुई थी। इसके अलावा सोंग डू लिट का प्रदर्शन अभी भी ठीक था, लेकिन किसी तरह उसे दंडित किया जाना था। एक पल के लिए सोचते हुए उसका हाथ मुट्ठी में सिमट गया। उसकी आंखें आगे की ओर देख रही थी। उसकी मुट्ठी सोंग डू लिट के सिर के ऊपर निशाना साध रही थी। धीरे से थपथपाना। उस तरह का बल केवल उसकी खुजली को मिटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। टोंग डू लिट को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और गंभीरता से अपने घुटने पर रख दिया। कार आगे बढ़ती रही।
कार में माहौल अस्पष्ट था। हाथ घुटनों पर, चेहरे को सहलाते हुए, फिर घुटनों पर। सोचते हुए, पूछते हुए, अभी अभी, क्या वह बाघ था या शेर? मुझे लगता है कि यह शायद वाइल्ड बीस्ट था। मैंने इसे कई बार देखा है। वाइल्ड बीस्ट के सींग बहुत सख्त होते हैं। मैंने उन्हें छुआ है, एक बार। वाइल्ड बीस्ट के सींग बहुत सख्त होते हैं? हे भगवान, बुद्ध! सच में भूत दिख रहा है। सौभाग्य से इस समय सोंग डू लिट ने संगीत चालू कर दिया था। क्वाव्यक्तु ने चुपके से राहत की सांस ली। कार आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसने आधिकारिक तौर पर सोंग डू लिट को धन्यवाद नहीं दिया था। खैर, सोंग डू लिट को धन्यवाद कहना क्वाव्यक्तु की तरह नहीं था। वह सोंग डू लिट की ओर पीठ करके झुक गई। अब वह शांति से सो सकती थी। अध्याय 42, मुझसे विवाह करो, भाग 1। मैरियन ने उससे पूछा कि क्या वह बियर चाहती है। हाँ, एक बड़ा गिलास। क्वाव्यक्तु ने बहुत दिनों से बियर नहीं पी थी, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने मैरियन से इसे छोटा गिलास देने के लिए कहा। मैरियन द्वारा उसे बियर देने के बाद वह वहां से नहीं गई, बल्कि उसके सामने बैठ गई और उसे घूरने लगी। पति पत्नी से यह जोड़ा वास्तव में, आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? उसने बियर का एक घूंट लिया। इस तरह मैरियन ने अंतहीन बातें की। वह यहाँ कैसे आई? टोंग डू लिट कितना सुंदर था, और उसे इस बात का कितना अफसोस था कि उसके पास केवल एक भतीजा और कोई भतीजी नहीं है। अगर मेरी कोई भतीजी होती, तो शायद वह युवा मालिक की नज़र में आ जाती। मैरियन ने स्वीकार किया कि उसके शब्द काफी मजेदार थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा गर्वित नहीं थी। क्वाव्यक्तु ने पीना जारी रखा। मैरियन ने फिर से अंतहीन बातें की। इस बार कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ आई थी। इस लड़की की भी युवा मालिक की तरह काली आंखें और काले बाल थे। वह एक सुंदर, फैशनेबल युवा लड़की थी। यह युवा लड़की रात भर भी रुकी थी। रात भर रुकी। क्वाव्यक्तु ने गिलास को मेज पर पटक दिया। मैरियन ने उसे बड़ी आंखों से देखा। जब उसने गिलास नीचे रखा, तो उसकी कलाई थोड़ी सुन्न थी। अपना चेहरा पोंछते हुए उसने फिर से बियर का गिलास उठाया, एक छोटा घूंट लिया, धीरे से उसे वापस अपनी मूल जगह पर रख दिया और सावधानी से पूछा, युवा मास्टर के कमरे में? नहीं, मैं गेस्ट रूम में सोई थी, मैरियन ने कहा। मैं? दूसरे शब्दों में, कुछ दिन पहले जो व्यक्ति रात भर रुका था, वह मैं गलत थी? उसने सही अनुमान लगाया। उसकी मीठी रास्पबेरी प्यार में थी। उसने बियर उठाई और बाकी को एक ही घूंट में पी गई। और चाहिए? मैरियन आस्क्ड हर। Of course. Smiling, this time I want a big glass. The big glass was brought up. Marian started talking again. She said that her nephew in Zimbabwe was about to get married, and that her relationship with her nephew was very good. The young master allowed her and her husband to return to their hometown to attend her nephew's wedding. Marian was so moved that she cried and babbled. The young master not only gave them a break, but also gave them some extra money for the trip, and this money also included the money to buy wedding gifts for her nephew. In this world, only the Queen of England is worthy of the young master. Marian said. The Queen of England? Even her great-grandson has one. Marian said that she and her husband would return to Zimbabwe tonight. Speaking of this, she continued to look at Quo Viet-tu fiercely. This time, Quo Viet-tu was too lazy to open his mouth and made an expression of if you have something to say it quickly. The young master said. Say this. Marian looked her up and down again.
When my husband and I attended your wedding, बेटा, तुम ही मेरी नौकरी संभालोगे, तो ऐसा ही है। तो यह चाची उत्तराधिकारी की योग्यता का परीक्षण कर रही है। ईमानदारी से कहूँ तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखती जो घर की सफाई करना, खाना बनाना, पौधों को पानी देना या घोड़ों को खिलाना जानती हो। मैरियन ने अपना आकलन दिया। क्वावियत्तु इस बात से सहमत थी, लेकिन केवल आधी सहमत थी। वह खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन वह घर की सफाई करना जानती थी। रुको, उसे पौधों को पानी देना और घोड़ों को खिलाना भी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की सफाई जो वह मुश्किल से कर पाती है, पौधों को पानी देना, घोड़ों को खिलाना जो उसने कभी नहीं किया, यह भी उसके भागने का एक अच्छा बहाना है। बेशक, यह बात की बात है। मैरियन की शंकाओं के बारे में क्वावियत्तु ने उसके बालों को सहलाया। मुझे लगता है यह कोई समस्या नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं? मैरियन ने अपना चेहरा उसके करीब दबाया। बेशक, उसने उसकी ओर देखा। मैरियन ने आह भरी। आपके पास अभी पैसे की बहुत कमी होगी। बियर का एक बड़ा घूंट लेते हुए उसने मैरियन से कहा, हाँ, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। यह मानते हुए कि वह लड़की जो पहली नज़र में घर का काम करने वाली नहीं लगती थी, उसका काम संभाल सकती है, मैरियन ने अपने काम में ध्यान देने वाली बड़ी और छोटी चीज़ों के बारे में बात की। उदाहरण के लिए, जब वह अध्ययन कक्ष में होता था, तो उसे परेशान नहीं किया जा सकता था, या उसके कमरे के बगल वाले कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ऐसी कोई चीज़ थी? या शायद उस कमरे में टोंग डू लिट एक जलपरी पाल रही है। क्यों? क्वावियत्तु थोड़ा उत्सुक था। मुझे नहीं पता। मैरियन ने अपना सिर हिलाया। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। मैंने एक बार युवा मालिक से जिज्ञासा से पूछा था। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हावभाव से मैं देख सकती हूँ कि उसे इस बारे में पूछे जाने से नफरत है। उसने कंधे उचकाए और अपनी बियर पीना जारी रखा। उसका मन समझ नहीं पाया कि अचानक वह उस लड़की की ओर क्यों मुड़ गया जिसका जिक्र मैरियन ने मई में किया था। उसने कहा, मई वह पहली लड़की थी जिसे युवा मालिक घर लाए थे। किस कमरे में युवा मालिक सोने के लिए घर लाए थे? क्वावियत्तु ने पूछा। वह वास्तव में मैरियन से यह सुनना नहीं चाहती थी कि मई जिस कमरे में सोई थी, वह वही कमरा था जिसमें वह कल रात सोई थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे बेहद घृणा और अस्वीकृति महसूस हुई। मैरियन ने जो जवाब दिया, उससे क्वावियत्तु काफी संतुष्ट हो गई। मई दूसरे कमरे में सो गई। उसने फिर पूछा, किसका बेडरूम ज्यादा सुंदर था? ऐसा लग रहा था कि मैरियन को इस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ मैरियन ही नहीं, बल्कि क्वावियत्तु भी उस सवाल के पीछे का मतलब नहीं समझ पाई। हालांकि उसे ज्यादा समझ नहीं आई, फिर भी मैरियन ने ईमानदारी से कहा, मैं का कमरा ज्यादा सुंदर है। दूसरे शब्दों में, मैं लड़की का कमरा उसके कमरे से ज्यादा सुंदर था, है न? समझें, आखिरकार वह एक लड़की है जो प्यार में है। केवल वह एक स्टार चुन सकती है और उसे दे सकती है। बियर पीने के दौरान हवा का आनंद ले रहा था। किसी ने भी उसे डाला था, इसलिए उसने खुद को खाली कर दिया था। इयान का हाथ। युवा गुरु की इच्छाओं के बाद मैरियन ने बियर की बोतल ली और भोजन कक्ष छोड़ दिया। ऊपर टोंग डू लिट ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। उसके बालों को सहलाया। बियर की कीमत इतनी नहीं होती, फिर भी उदासीन। कोई बात नहीं, फ्रिज में बियर होगी, मैरियन ने कहा। उसके पति को बियर पीना पसंद है। फ्रिज खोला। अगले ही पल फ्रिज का दरवाजा टोंग डू लिट ने बंद कर दिया। क्वावियत्तु को एक काले कागज का थैला थमा दिया। जाओ कपड़े बदल लो। काले कागज के थैले में घर के कुछ कपड़े थे,
उनके अलावा महिलाओं के कुछ निजी सामान भी थे। अगर मुझे सही से याद है तो यह पहली बार नहीं था जब क्वा वियत तु को टोंग डू लिट के हाथों से ये चीजें मिली थी, लेकिन उस समय भी उसका चेहरा एक छोटे लड़के जैसा था। ब्रा का साइज गलत नहीं था, रंग और स्टाइल भी ठीक था। मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने खरीदा? अगर इसे सोंग डूली ने खरीदा होता तो क्या यह बहुत दिलचस्प नहीं होता? अगर विक्रेता कोई महिला होती तो यह और भी दिलचस्प होता। आप क्या सोचते हैं? आंखों में जरा सी भी लहर नहीं थी। पिछली बार की तुलना में अवस्था बिल्कुल अलग थी। पिछली बार तो पागलपन की अवस्था थी। मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदने के लिए इतनी दूर चलने के लिए पागल था। जाहिर है ये बातें सोंग डू लाई ने नहीं लिखी थी। ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि उसके मुंह के कोने में अभी भी व्यंग्य की झलक थी। क्या यह भावुक होने के लिए उस पर हंसने के लिए था? गुलान शेंग भी हमेशा कहता था, क्या सभी खूबसूरत लड़कियां भावुक होती हैं? गुलान शेंग ने कहा कि यह अभी भी ठीक है। कम से कम भावुक होने के लिए उसे चिढ़ाने के बाद वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना नहीं भूला। सोंग डू लाई उसकी प्रशंसा करने में भी बहुत आलसी था। यह सही है, क्वा वियत तु की प्रशंसा करना तो सोंग डू लाई नहीं है। अगर यह सोंग डू लाई की लिखावट नहीं है तो 8 या 9 भाग उसकी अफवाह वाली प्रेमिका के हैं। क्वा वियत तु ने सोचा। इस समय क्वा वियत तु को उन 2 शब्दों अफवाह को मिटाने की आवश्यकता महसूस हुई। आपको पता होना चाहिए कि मई में लड़की वह पहली लड़की थी जिसे सोंग डू लाई घर लाया था। शराब ने उसके विचारों को भ्रमित कर दिया। गलत। आप इस मुद्दे पर वापस क्यों आए? ऐसा नहीं होगा। उसकी प्यारी रसभरी बड़ी हो गई है, उसे भी सामान्य गतिविधियों की आवश्यकता है। एक बार उसकी गतिविधियां सामान्य हो जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। आखिरकार हमेशा दोषी महसूस करना उसकी भावनाओं को प्रभावित करेगा। यू शियाओ के बालों को सहलाने के बाद, उसके बालों को कर्ल करने के बाद उन्होंने तुरंत अवज्ञा की, हमेशा उसके चेहरे को ढक दिया। लेकिन सोंग डू लिट ने अपनी भौहें क्यों उठाईं? यह सही है, वह चाहता था कि वह अपने कपड़े बदले। वह अपने कपड़े बदल लेगी। शायद बदलने के बाद वह उसे बियर पीने देगा। टोंग डू लिट के सामने उसने अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया। पहला बटन, फिर दूसरा बटन। आंखें पहुंच के भीतर खड़े आदमी को घूर रही थी। वियत तु के जरिए उठी हुई भौहें भौहों में बदल गईं। क्या तुमने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा? मासूमियत भरा लहजा। मैंने तुम्हें। एक और बटन खोला, उंगलियां तेजी से नीचे चली गईं। चौथा बटन, क्या तुम्हें गुलाबी ब्रा पसंद है? चौथा बटन खोलो। सोंग डू लिट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसने अपने होठों को सिकोड़कर मुस्कुराया। यह वह सोंग डू लिट था जिसे वह जानती थी। जब वह मुड़ा तो उसने जल्दी से रेफ्रिजरेटर खोला और बियर की 2 बोतलें अपनी छाती से लगा ली। वह अपने कमरे में वापस भागना चाहती थी। बियर की 2 बोतलें खत्म करने के बाद वह एक और झपकी लेगी और कल सोंग डू लिट से किए अपने वादे से बचने का कोई रास्ता सोचेगी। क्या आप उसे 2 सप्ताह तक अपना घर साफ करने देंगे? वियत तु को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसे पता चला कि मई में लड़की का कमरा उसके कमरे से ज्यादा सुंदर था तो उसे वाकई अपने दिल में असहजता महसूस हुई। टोंग डू लिट का दिल भी उसकी तरह असहज महसूस कर रहा होगा। हाँ, वह धोखेबाज, विरोधाभासी, संकीर्ण सोच वाली थी और हमेशा एक अच्छी लड़की बनना चाहती थी। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद ही टोंग डू लिट ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने उसकी बियर छीनने का सपना भी नहीं देखा था। उसने बियर को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया, आगे भागने की पूरी कोशिश की।
अगले कुछ सेकंड में उसका शरीर एक लोचदार रबर बैंड की तरह पीछे की ओर गिर रहा था। उसने बियर को गले लगाया, उसने उसे गले लगाया। मुझे बियर दो, उसकी आवाज उसके सिर के ऊपर गूंजी। सपने देखो, जोरदार संघर्ष करते हुए वह चिल्लाई, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसका हाथ पकड़ने वाला हाथ थोड़ा ढीला हो गया। फिर से भागने का मौका पाकर लेकिन असफल रहा। सौभाग्य से उसने अपनी पकड़ मजबूत नहीं की। वह भागती रही। उसने बस उसके पीछे छाया की तरह भागते रहो, बस ऐसे ही भागते रहो, दीवार के एक कोने तक। दीवार के इस कोने की रोशनी काफी कमजोर है। जब तक वह यहाँ पहुँचती है तब तक वह पहले ही थक चुकी होती है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है। हांफते हुए, सांस लेते हुए वह कहती है, मुझे बियर चाहिए। वह बिना किसी इरादे के उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। टोंग डू लिट, मैं बियर पीना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज बहुत भयंकर थी। क्वाव्यत्तु, मैं यहाँ मैरियन का काम बदलने आया हूँ। मैं रोज घर आकर शराबी भूत नहीं देखना चाहता। उसके सिर के ऊपर की आवाज भी बहुत भयंकर थी। उसे ये शब्द सुनना बहुत अच्छा लगा। तो क्या तुम इस शराबी भूत को घर में नहीं रख सकते? आवाज और भी भयंकर हो गई। क्वाव्यत्तु, मेरे पास बदलने के लिए और कुछ नहीं है। यह आवाज भी बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। यह सही है। आगे पीछे सोचने पर क्वाव्यत्तु के पास बदलने के लिए और कुछ नहीं है। इससे बचने का कोई तरीका सोचने के बजाय क्यों न सब कुछ तुरंत स्पष्ट कर दिया जाए। मैं सिर्फ घर की सफाई करना, चावल पकाना, सब्जियों को पानी देना, घोड़ों को खिलाना जानता हूँ। मुझे नहीं आता, जोर से कहा। घर की सफाई करना जानना ही काफी है। तुम्हारा क्या मतलब है घर की सफाई करना काफी है? लेकिन चावल कौन पकाएगा? अगर सब्जियां मर जाए तो क्या होगा? घोड़े को तो और भी ज्यादा भूखा मरने दिया जाएगा। तो तुम मई की लड़की को यहाँ घर की सफाई करने के लिए ले आओ। तुम उसे घर में ही छोड़ दो, आवाज ने सुझाव दिया। चारों ओर बहुत शांति थी। बादलों ने आसमान को ढक लिया था। चमकीला स्थान तुरंत उदास हो गया था और कोने में वे और भी उदास थे। क्वाव्यत्तु का दिमाग अचानक एक पल के लिए खाली हो गया। उसने अभी क्या कहा? इसके अलावा आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हिचकी शराब के कारण आती है। इस बुरे एहसास को छुपाना शर्मनाक है। क्वाव्यत्तु ने अपना शरीर घुमाया। क्वाव्यत्तु, उसके सिर के ऊपर की आवाज में जलन की भावना थी। बल्ब, उसने फिर से हिचकी ली। क्वाव्यत्तु को अपना सिर खुजलाने की इच्छा हुई। वह यहाँ आने वाली पहली लड़की नहीं है, उसने उससे धीमी आवाज में कहा। दूसरे शब्दों में, उससे पहले टोंग डू लिट ने एक और लड़की को यहाँ रात भर रहने दिया था। इस तरह लगातार प्यार में रहना अच्छा नहीं है। वह अपनी मीठी रसभरी को क्वा होंग जुआन, दूसरी गैम्बिनो में बदलने की अनुमति नहीं देगी। तो तुम एक और लड़की को घर ले आए। उसने खुद को गुस्सा होने से रोकने की पूरी कोशिश की। हम स्वीकार करते हैं। वह कौन है? हर शब्द। खामोशी। वह जैसे ठंडी रात की हवा बह रही हो। हवा ने पर्दा उड़ा दिया। रात में फुसफुसाहटें, कभी धीमी, कभी तेज, अस्तव्यस्त फुसफुसाहटें आदमी की हांफने के साथ मिल गईं। हवा का एक और झोंका, महिला की टूटी हुई कराहें आदमी की हांफने पर हावी हो गईं। हवा फिर से बही। आदमी ने धीमी आवाज में, सूक्ष्मता से भरे हुए दो शब्द, डंप, पाइल, बोले। क्वाव्यत्तु का दिमाग फिर से खाली हो गया। वह, क्या आप जानते हैं कि वह मेरे घर क्यों आई थी? उसने मेरे रेफ्रिजरेटर से बियर पी, यहाँ तक कि मेरे कमरे के पर्दे भी खींच दिए, नमस्ते कहे बिना ही चली गई। हाँ,
जब वह गई तो उसने मेरा एक कोट ले लिया। अभी तक उसने उसे वापस नहीं किया है। उसके सिर के ऊपर से एक दांत पीसती हुई आवाज आई। अध्याय 43 मुझसे शादी करो भाग 1-2। क्वाव्यत तूने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ, जल्दी से अपना सिर घुमाया और उसी समय उसकी आंखें मैरियन की आंखों से मिली। निश्चित रूप से यह अश्वेत महिला उसे देख रही थी। कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी, मैं केवल यह मान सकता हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकती। मैरियन ने चौंकते हुए कहा, क्या यह सही नहीं है? कमर पर हाथ, पेट अंदर की ओर, छाती फूली हुई। मैरियन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी छाती को देखा और फिर उसके चेहरे को देखा। कहा, यह सही है। तुम उस कॉफी विज्ञापन वाली लड़की की तरह दिखती हो जिसे मैंने पहले देखा है। कॉफी विज्ञापन वाली लड़की? मैरियन ने एक बार फिर अंतहीन बात करते हुए कहा कि जब वह छोटी थी तो वह एक शहर में गई थी। एक कॉफी शॉप की कांच की अलमारी पर बालकनी में कॉफी पीते हुए लंबे काले बालों वाली एक लड़की का पोस्टर लगा था। पहली बार मैरियन को पता चला कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी है। ये शब्द सुनने में अभी भी सुखद लगते थे, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अब जब मैं उस पोस्टर में लड़की को फिर से देखती हूँ तो वह निश्चित रूप से उतनी सुंदर नहीं होगी जितनी पहली बार मैंने उसे देखा था। मैरियन ने फिर कहा, यह वास्तव में एक सीधी सादी महिला थी। क्वाव्यक्तु ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। घोड़ों को बियर पिलाई जा चुकी थी। शायद उसे सोंग डू ली की बातों पर विचार करना चाहिए। कपड़े बदलने के लिए कमरे में वापस जाना चाहिए। उसने जो पहनावा पहना था वह अजीब और असुविधाजनक दोनों था। सोंग डू ली द्वारा लाया गया कागज का थैला फर्श पर पड़ा था। थैले से एक ठोस रंग की पतली पट्टियों वाली ब्रा बाहर निकली हुई थी। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह लोगों को अंतहीन सोचने पर मजबूर कर देती थी। उसने अपना चेहरा सहलाया और जल्दी से वापस चली गई। आगे बढ़ो। अभी कागज का थैला उठाया, मैरियन से पूछते सुना कि तुम और युवा मास्टर अभी क्या कर रहे थे? आप और टोंग डू लिट अभी क्या कर रहे थे? उसने इसके बारे में फिर से सोचा। अर्ध क्वाविएट ने गुप्त रूप से शाप दिया। लेकिन यह दृश्य मैरियन की आंखों में पूरी तरह से अलग हो गया। यह सही है। यह अजीब होगा अगर एक एकल आदमी और एक महिला ने एक कमरा साझा किया और एक दूसरे को गले लगाया। अश्वेत महिला ने झांसा दिया, अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति को आत्मविश्वास से भरा। तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। क्यों? क्वाविएट थोड़ा भ्रमित था। मैरियन ने गंभीर होने का नाटक किया। हालांकि आपका चेहरा सुंदर है और आपका फिगर भी अच्छा है, लेकिन युवा मालिक कई खूबसूरत महिलाओं से मिल चुके हैं। मुझे लगता है दयालुता के एक पल में युवा मालिक आपको एक निश्चित नाइट क्लब से वापस ले आए, मूल से सैट एचयू के नाइट क्लब। यह सही है। उसकी खूबी दूसरों को नाइट क्लब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं उसके जैसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो सोचते हैं कि थोड़ी सी सुंदरता और फिगर के साथ वह किसी अमीर व्यक्ति के साथ किसी तरह का रिश्ता बना सकती है। अगर वह भाग्यशाली है तो वह एक बच्चा पैदा कर सकती है और हर महीने उसे खुलेआम थोड़ा भत्ता मिल सकता है। अगर वह बदकिस्मत है तो वह कुछ ब्रेकअप फीस भी बचा सकती है। मैरियन ने अपने हाथों से वर्णन किया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें युवा मालिक के सामने अभिनय करने की जरूरत नहीं है। वह अमीर लोगों से अलग है। भले ही तुम नग्न हो जाओ, इससे कुछ नहीं बदलेगा। युवा मालिक केवल महान आत्मा वाली अच्छी लड़कियों के लिए उपयुक्त है। चलिए बाद में देखते हैं कि यह कैसे होता है। खुश स्माइली। क्या इसका मतलब यह है कि पहली नज़र में
तुम बता सकती हो कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके पास महान आत्मा नहीं है। क्वावियत्तु ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगा कि मैरियन को एहसास हो गया था कि उसके शब्द थोड़े ज्यादा थे, और उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं है। संक्षेप में दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ही युवा मालिक के योग्य है, नहीं। यह कहा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति युवा मालिक के दिल को छू सकता है, वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। मुझे युवा मालिक की आंखों पर भरोसा है, और साथ ही अगर कोई युवा मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो मैरियन सीधे उसके सिर पर बर्तन से वार करेगी। जब उसने आखिरी वाक्य कहा, तो वह उसे देखती रही। क्वावियत्तु ने सहज रूप से उसके सिर को छुआ। शायद एक दिन मैरियन उसके सिर पर बर्तन से वार करे। कागज की थैली पकड़े हुए क्वावियत्तु डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। सीढ़ी को फोल्डिंग स्टाइल में डिजाइन किया गया था। बीच में एक चौकोर जगह थी, जो हस्तनिर्मित कालीनों से ढकी हुई थी, जो फर्श से छत तक फैली हुई थी। फर्श से छत तक की खिड़कियां कई वर्गों में विभाजित थी। प्रत्येक वर्ग से अस्तबल के सामने खड़े युवक को देखा जा सकता था। वह आदमी चुपचाप एक अश्वेत व्यक्ति को अपना घोड़ा धोते हुए देख रहा था। उसके पीछे एक बोधि वृक्ष था। बोधि वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थी। दोपहर की रोशनी चमकीली पीली थी। पेड़ की शाखाओं से सूरज की रोशनी छोटे छोटे टुकड़ों में कट रही थी, जैसे चांद की रोशनी मछली के तराजू पर पड़ रही हो। सूरज की रोशनी कभी कभी उस पर पड़ रही थी। यह तो स्पष्ट था कि उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन किसी कारण से इस तरह के सामान्य दृश्य ने उसे थोड़ा घबरा दिया। ऐसा नहीं था कि वह उसे नहीं जानती थी। उसने बचपन से ही उस चेहरे को देखा था। अब वह बिना पलक झपकाए उसे क्यों देख रही थी? इसके अलावा धीरे से उसके दिल के एक निश्चित कोने को छूते हुए, इसके अलावा जितना अधिक वह देखा, उतना ही उसका गुस्सा गायब हो गया। इसके अलावा वह जितना अधिक आलसी लग रहा था, वह उतना ही आलसी था, जो एक ही बार नहीं सोचती थी, जो कि कुछ भी नहीं थी। कई लाल रंगों के बीच अनार को सबसे खुशहाल बना दिया। अनार के लाल पलकें, पूरे शरीर को आईने में देखें। शर्ट का रंग अभी भी ठीक है, बाकी जीन्स, होम पैंट और लंबी स्कर्ट हैं। क्वावियत्तु ने एक लंबी स्कर्ट चुनी। ऐसा लगता है कि उसे लंबी स्कर्ट पहने हुए काफी समय हो गया है। अधिक सटीक होने के लिए उसे खुद का ख्याल रखे हुए काफी समय हो गया है, कोल्लान सिन्हा ने कहा। चाहे उसका मेकअप कितना भी सुंदर क्यों न हो, अफ्रीकी पुरुषों की नजर में वह अभी भी एक स्टिंगरे है। खुद को आईने में देखें। वह एक स्टिंगरे नहीं है। पुरुषों की आंखों को कैसे आकर्षित करें, उन्हें कैसे करीब लाए, पुरुषों को अपना बैग कैसे ले, पुरुषों को उसे खाने के लिए कैसे आमंत्रित करें। कई परिदृश्य हैं। इसके अलावा 95% आपके हाथ को मोड़ने जितना आसान है। अनार के लाल शर्ट को कमर के चारों ओर बांधा जाता है, जिससे कमर का आधा हिस्सा दिखाई देता है। लंबी स्कर्ट वह शैली है जो अफ्रीकी महिलाओं को पसंद है। कूल है। जांघें पतली लड़कियों के लिए डिजाइन की गई हैं। घुटने से नीचे तक प्लीटेड, स्कर्ट पैरों तक लंबी है। मैंने सुना है कि इस तरह की स्कर्ट पहनना सड़क पर 10 में से 9 आदमी पीछे मुड़ जाएंगे। वियत्तु ने अपनी पोशाक पहन ली। अपनी पोशाक पहनने के बाद उसने फिर सोचा, यहाँ सिर्फ एक ही घर है। वह कहाँ जाकर ऐसा आदमी ढूंढ सकती है जो उसे देखने के लिए पीछे मुड़े? इस जगह पर वास्तव में 2 आदमी थे। एक मैरियन का पति था, दूसरा सोंग डू लिट था। लहराती स्कर्ट का पीछा करते हुए क्वावियत्तु कमरे से बाहर निकल गई, या घूमने के लिए पास की जगह पर चली गई। शायद वह 1 या 2 आदमियों से टकरा जाए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, दरवाजे की ओर चलते हुए
उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि मैरियन ने उसे वापस बुलाया। मैरियन ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर यह भाव था, अपना वह नाइट क्लब लुक छोड़ो। मैरियन की ओर मुस्कुराते हुए, क्या लिपस्टिक का रंग काफी आकर्षक है। मैरियन ने हंसते हुए कहा, युवा मालिक काम पर चले गए हैं। क्या सोंग डू लिट भी काम पर चला गया है? क्वाव्यत ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को छुआ। तुम अपनी भौहें क्यों सिकोड़ रहे हो? उसने यह पोशाक सोंग डूली को दिखाने के लिए नहीं पहनी थी। इसके अलावा इस अश्वेत महिला की हंसी इतनी अप्रिय थी कि इसने चलने के लिए उसके मूड को खराब कर दिया। वियत 2 से गुजरने के बाद उसने सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया। मैरियन सीढ़ियों पर चढ़ने का रास्ता रोक कर खड़ी थी। मैरियन ने सोचा कि उसे उस व्यक्ति को कुछ ज्ञान लोकप्रिय बनाने की जरूरत है जिसने अस्थायी रूप से उसकी नौकरी संभाली थी। इसलिए उसने लगभग 1 घंटे तक बड़ी से लेकर छोटी हर चीज के बारे में बात की। अगर इस अश्वेत महिला को पता होता कि पिछला घंटा प्रयास की बर्बादी थी, तो क्या वह नाराज होती? क्वाव्यत को भी नहीं पता था कि आज रात वह क्या हल निकालेगी, लेकिन चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होगा, वह मैरियन का काम नहीं लेगी। उसका घर साफ करो। सोंग डू लिट का यह विचार वाकई मजेदार था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, उसका मुंह सहमति जताता रहा। वह मरियन को छोड़कर कमरे में वापस आया और अपने कपड़े बदलने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने अपना सिर तकिए पर रख दिया और सो गया। धीरे धीरे ऊपर नीचे कदमों की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने ये पदचाप सुनी, उसे पता चल गया कि यह मरियन है। पदचाप उसके कमरे के सामने रुक गई और दरवाजे पर दस्तक हुई, उसके कानों को ढकते हुए। धप धप धप। तुम अभी तक नहीं जागे? युवा स्वामी लौटने वाले हैं। यहाँ नीचे आएं और रात का खाना बनाने में मदद करें। उसे रात का खाना बनाने में मदद करने दें। कितना मजेदार है। अपने कान ढक लो, सोते रहो। बस एक पल बाद धप धप धप, सांस छोड़ते हुए बिस्तर से उठ जाओ। युवा स्वामी वापस आ गया है। युवा स्वामी की वापसी का तुमसे क्या लेना देना है? अपने बालों को खुजलाते हुए उसने खुद को फिर से कंबल में छिपा लिया। धीरे धीरे कदमों की आवाज कम होती गई। क्वाविएट 2 ने राहत की सांस ली, पलटा, अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, आधा सोया हुआ, आधा जागा हुआ। ऊपर की ओर से कदमों की आवाज फिर से गूंजी, फिर से कंबल में अपना सिर खुजलाते हुए। दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। धिक्कार है। काली औरत उसके कान खींचना चाहती थी, है ना? क्या आप उसे टोंग डू लिट की सेवा में खींचना चाहते हैं? कदमों की आहट उसके बिस्तर पर फिर आई। उसने तकिया कसकर पकड़ लिया। जब कदमों की आहट बंद हुई तो उसने अचानक कंबल उठाया और तकिया बिस्तर के सामने खड़े व्यक्ति पर जोर से फेंका। बस वह वापस आयोजित किया गया था। रिबाउंड के बल ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने इसे फिर से खींच लिया। तकिया अभी भी मुझे नींद नहीं ले रहा है। उसने अपने बालों को उठाया और देखा कि वह वास्तव में नींद में है। आवाज और भी कम हो गई। सोंग डू झूठ, मैं वास्तव में नींद में हूँ। आप मेरे काम की प्रकृति जानते हैं। बहुत दिनों से मैं रात को अच्छी नींद नहीं ले पाया हूँ। एक क्षण बाद उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और उसने पूछा, बचाव दल के छात्रावास में भी नहीं? बचाव दल का शयनगृह? सोंग डूली को कैसे पता चला कि वह बचाव दल के शयनगृह में थी? बचाव दल की बात करें तो उस बिस्तर के बारे में सोचते हुए जो आधा मीटर भी चौड़ा नहीं था, उसका सिर सुन्न हो गया। यह कैसे संभव है? झुककर जमीन पर गिरना। तुम्हें पता है, मेरी नींद की मुद्रा ठीक नहीं है। दिमाग में प्रोसेस न हो पाने वाले वाक्य के साथ ही, न जाने क्यों,
तकिए को कसकर पकड़े हाथ शक्तिहीन हो गए। छोड़ दिया, बालों को सहलाया, इस बार पीठ के पीछे के बालों को नहीं बल्कि चेहरे के सामने के बालों को सहलाया। आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। आंखें चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। कितना शांत, कितना शांत, पर दिल में घिन नहीं आई। थोड़ी देर बाद, बहुत नींद आ रही है ना? उसने पूछा। उसने जवाब दिया। अंत में सॉन्ग डू लिट भी चला गया। इसका मतलब यह है कि काली औरत अब उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी, उसे रात के खाने में मदद नहीं करेगी, है ना? क्वाव्यक्तु ने खिड़की से बाहर देखा, सोच रहा था। यह ऐसा ही होना चाहिए, है ना? वह बहुत नींद में थी, अब उसे लेट जाना चाहिए और एक और झपकी लेनी चाहिए, क्वाव्यक्तु ने सोचा। यह भी नहीं पता था कि उसके हाथ और पैर क्यों नहीं हिल रहे थे। खिड़की के बाहर का आसमान बिल्कुल धूसर था, बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा। यह भी नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन सीढ़ियों पर जाते हुए कदमों की आवाज थी। कदमों की इस आवाज ने क्वाव्यक्तु को परेशान कर दिया। किस लिए परेशान था? अपने बालों को ठीक कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी, आंखें घूर रही थी। इस बार यह मैरियन थी। यह मैरियन थी। उसके हाथ आलस से गिरे हुए थे। मैरियन ने झुंझलाहट में आकर खाने की ट्रे टेबल पर रख दी और कहा कि युवा मालिक चाहते हैं कि सोने से पहले वह खाना खत्म कर ले। यह सही है, मुझे सोने से पहले अपने दांत ब्रश करने होंगे। खाने की खुशबू सूंघकर क्वाव्यक्तु को एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत भूखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाना चाहती थी, क्योंकि वह भूखी थी और उसमें ताकत नहीं थी। इस पर विचार करने के बाद क्वाव्यक्तु को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। मैरियन कुछ कदम चली, फिर वापस मुड़ी। बिस्तर के सामने खड़ी, हाथों को कमर पर रखे हुए, मुझे लगता है तुम फिर से युवा मालिक के प्रति दया दिखाने का नाटक कर रही हो, है न? तुम युवा मालिक के सामने रो रही होगी, है न? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने आंसू रोक लो। युवा मालिक को वैसे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या यह सही है? भौहें ऊपर उठाईं। काली औरत ऊपर आई और झल्लाई, फिर झल्लाकर चली गई। मैरियन का खाना पकाने का हुनर वाकई बुरा नहीं था। समुद्री शैवाल और बीन्स चावल के साथ खाए गए, दोनों ही ताज़े और स्वादिष्ट थे। मछली के फिल्लेट को हरी सब्जी के सूप के साथ खाया गया था। मछली के फिल्लेट में अभी भी नींबू का मजबूत स्वाद महसूस किया जा सकता था। मछली के फिल्लेट का एक टुकड़ा खाने के बाद उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। दक्षिण अफ्रीकी अखबारों के दफ्तर शायद दुनिया में सबसे व्यस्त थे। इस महाद्वीप पर बहुत सी चीजें हो रही थीं। वे सभी बड़ी चीजें थीं। चावल खत्म करने के बाद उसने सब्जी के सूप का एक और कटोरा पिया। वियत-2 के जरिए उसने तुरंत टीवी पर एक खबर देखी। 2 घंटे पहले किसी ने केले के बगीचे में एक शव पाया और जल्दी से पुष्टि हो गई कि यह व्यक्ति सवाने में भेजे गए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक स्वयंसेवक था। इस व्यक्ति का नाम था। सूप का कटोरा वापस मेज पर रखते हुए उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर टिक गईं। टीवी स्क्रीन पर मृतक का नाम दिखाया गया, डुआन रैन। डुआन रैन मर चुका था। नहीं, बहुत समय पहले उसने डुआन को जोहानसबर्ग में उड़ाया था, ने उसे कहा। बने ड्यूली ने अपने गिलास को नीचे कर दिया और मैरियन ने अपना हाथ बंद कर दिया। अपने जूते ठीक से रखो। बचाव दल के 4 डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अपहरण 2 दिनों से शोर मचा रहा है। अब चारों लोग सुरक्षित वापस आ चुके हैं, यहाँ तक कि केले के बगीचे में मरने वाले व्यक्ति को शुरू में अवैध अप्रवासी माना गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब बिना शब्दों को बर्बाद किए
सोंग डू लिट ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि उसके मुंह से निकला, वह कौन है? मुझे अपनी कार उधार दो, मैं खुद चला सकता हूँ। सोंग डू लिट ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और कहा, मत भूलो, मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यह सही है, यह सही है, उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उस दिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पहचान पत्र सभी सोंग डू लिट ने उस गोरे आदमी को सौंप दिए थे। मैं अपने माथे पर थप्पड़ मारा, फिर से हवा में हाथ हिलाया। मुझे उससे मिलने जाना है। क्या वह तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? The sound of the glass hitting the table made Marian turn around, her eyes looking straight ahead. Tong Du Liet. The hand that was waving in the air met the cold eyes and collapsed again. Or you call me a ka. Through Viet 2, I'm currently in the anti-ballistic missile radar area, which is also the area where you can't call a taxi in South Africa. Even if I pay $100 per minute, no taxi driver would dare to take me. Oh, so he was trying to be strong with her. She tried to recall how she had dealt with Tong Du Liet in the past, and put on a cold face. Tong, I'll take you, she said indifferently. HM? He wanted to take her to see Ko Lansing? Fine. Recall how she had dealt with Tong Du Liet in the past, let's do it later. The future is long, the future is long. Without looking at her, Tong Du Liet told Marian to turn off the TV. The dining room was filled with only the sound of knives and forks clanking. सोंग डू लिट ने मैरियन से कहा। आखिरकार उसे याद आया कि उसे गाड़ी चलानी है। क्वावियत तू एक तरफ खड़ा था, उसकी आंखें सोंग डू लिट के ग्रिल्ड मीट के 2 टुकड़े खत्म करने की प्रतीक्षा कर रही थी। सोंग डू लिट ने बचपन से ही सामाजिक शिष्टाचार सीखा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मांस के टुकड़े छोड़ेगा। मांस के टुकड़े तो दूर, उसके पास तिल के बीज भी नहीं होंगे। लेकिन सोंग डू लिट मांस के टुकड़े उठाने में धीमा था, वह अपनी घड़ी देख रहा था। क्वावियत ने अपना मुंह खोला और हांफते हुए कहा, सोंग, अपने कमरे में वापस जाओ और दूसरे कपड़े पहन लो। हाँ, उसकी नजर घड़ी पर रुक गई और उसने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, वियत के जरिए तुम खूबसूरत मेकअप करना चाहती हो, फिर अपनी अच्छी दोस्त से कहना चाहती हो कि यह वाकई बुरी खबर है। इसके अलावा एक अलमारी थी, जो उसके वर्तमान स्वरूप को दर्शा रही थी। उसकी शर्ट आधी ही खुली थी, जिससे उसकी कमर चमकीली और चकाचौंध भरी रोशनी में दिख रही थी। लंबी स्कर्ट ने उसके सुडौल नितंबों को और भी उभार दिया था, जिससे कुछ भी अनदेखा नहीं रह गया था। ऐसा मेकअप केवल पुरुषों को उत्तेजित करने के लिए उपयुक्त था। यह सही है, सोंग डूली सही थी। सोंग डूली ने चाकू और कांटा उठाया। मेरे पास खाने के लिए अभी भी 10 मिनट हैं। ये 10 मिनट तुम्हारे लिए अपने कमरे में वापस जाकर तैयार होने के लिए पर्याप्त हैं। वह एक पल के लिए रुकी, अपनी आवाज को तेज करते हुए, कैसे कपड़े पहनने हैं, इस पर सलाह चाहिए। वियत्तु के माध्यम से मैं यह व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह बुरी खबर है, पुराने दोस्तों से मिलने के लिए नहीं। टोंग डू लिट, इसका क्या मतलब है? वह दोस्तों से मिलने गई थी, उसे पुराने दोस्तों से मिलने की क्या जरूरत थी? ठीक है, ठीक है। भविष्य लंबा है, भविष्य लंबा है। खुद से बुदबुदाते हुए क्वावियत्तु ने भोजन कक्ष छोड़ दिया। अध्याय 44, मुझसे शादी करो, भाग 1, 3। अनार लाल शर्ट को एक अंधेरे टी शर्ट के साथ बदल दिया गया था, और उसके बाल भी एक गोखरू के साथ बंधे थे। बॉर्डर्स रेस्क्यू शिविर। यह 8:25 था। लगभग आधा मिनट। सोंग डू लिट ने अभी भी सुरक्षा नहीं खोली, वह उसे मारने के लिए कुछ ढूंढती,
अगर वह नहीं ढूंढ पाती तो वह अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल करती। वह वास्तव में बहुत कुछ सह चुकी थी। अगर सोंग डू लिट उसे भड़काना चाहता तो वह उसे जवाब देने के लिए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की हरकतों का इस्तेमाल करती। नंबर 32। मेरे पास 20 मिनट है। सोंग डू लिट ने अपना मुंह खोला। उसकी उंगलियां टाइप करना बंद कर देती। उसे घूरती हुई, वह अभी उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। अभी 8:26 बजे हैं। आगे पीछे चलने के लिए 10 मिनट हैं। आराम जताने के लिए 20 मिनट हैं। क्वाव्यक्तु की खातिर मैं उसे 4 मिनट और दे सकती हूँ। इसका क्या मतलब था? सोंग डू लिट ठीक से बोल क्यों नहीं पाती? मानो वह उसके दिल में गुस्से को सुन सकता था। ठीक से बात करने के लिए आपको 9 बजे से पहले यात्री दरवाजा खोलना होगा। उसकी उंगलियां फिर से व्यस्त होने लगीं, लगातार आर्मरेस्ट पर थपथपाते हुए। कृपया 60 बार जल्दी करें। वह वास्तव में उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की शक्ल दिखाने के लिए उत्सुक थी। हम यहाँ से 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे घर पहुँचेंगे, नहाएंगे, घर की चप्पल पहनेंगे और ठीक 10:30 बजे होंगे। 10:30 बजे मेरा एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है। मुझे क्लाइंट से बात करते समय घर की चप्पल पहनने की आदत है। अगर तुम 1 मिनट भी देर से आए तो तुम मुझे क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट मिस करवा सकते हो, समझे? सोंग डू ली ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम 8:50 से पहले अपने दोस्त को अलविदा नहीं कहते तो मैं उसके डॉर्मेट्री के दरवाजे पर जाकर खुशी खुशी दस्तक दूंगी। तुम्हें याद दिलाऊंगी कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आर्मरेस्ट पर उसकी उंगलियां रुक गईं। 60 तक 3 और धड़कने थी। दस्तक, दस्तक, वियत्तु, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा वह दोस्त मुझे देखकर डर गया था? दस्तक, यह सही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बताया था। कल रात उस भूमिगत तहखाने में मैंने लगभग एक चाकू लिया और तुम्हारे अच्छे दोस्त का हाथ काट दिया। वह इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने में व्यंग्य की हल्की सी झलक थी। तुम्हारा अच्छा दोस्त मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मेरी शक्ल उसे उस दृश्य की याद दिलाएगी। इसके अलावा उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि इस व्यक्ति का क्वाव्यक्तु के साथ एक अविभाज्य संबंध है। अचानक उसके अंगों में ताकत नहीं रही। सेफ्टी पिन खुल गई। याद रखो, तुम्हारे पास केवल 20 मिनट है, टोंग डू लिट ने कहा। एक पल बाद क्वाव्यक्तु ने कार का दरवाजा खोला, अपना शरीर सीधा किया और बैरक की ओर चल दिया। बैरक के कर्मचारियों ने उसे देखना पसंद न करने का भाव दिखाया। डॉक्टर को की किस्मत वाकई अच्छी थी। क्वाव्यक्तु डॉक्टर को की अच्छी किस्मत का उपयोग कर सकती थी। इसलिए जब भी बैरक के कर्मचारी उसे देखते, वे खुश होते। डॉक्टर को का एक्सीडेंट हुआ था। वह डॉक्टर को की अच्छी दोस्त थी और खरगोश से भी तेज दौड़ सकती थी। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने ठंडे दिमाग से पास कार्ड उसके सीने में फेंक दिया। हालांकि बैरक बड़ा नहीं था, लेकिन ज्यादातर समय वहां चहल पहल रहती थी। खासकर रात में कर्मचारी लेखक यार्ड के बीच में दीपक को खींचता है और वर्तमान में यार्ड के बीच में आग को जश्न मनाने के लिए आग लग जाती है। डोर पैनल के खिलाफ गुरलांस सिंह अभी भी गले में है। दरवाजा खुलता है। प्रकाश के नीचे गुरलान सिंह का घर बहुत गंदा था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सफाई पसंद थी। उसने मन ही मन आह भरी। पहले उसने उसका मूल्यांकन करने का नाटक किया, उसकी ठोड़ी को छूने के लिए आगे बढ़ा, फिर उसकी दाढ़ी से गुदगुदी होने का नाटक किया, फिर उसके गंदे रूप के बारे में चिढ़ाया। क्या आपको चिंता नहीं है कि आपको ऐसी बहू नहीं मिल पाएगी? उसने उससे कहा। शादी करने का मतलब बीजिंग के लोगों का यह मजाक पिछले अध्यायों में समझाया गया है। गुरलान सिंह अभी भी नहीं हिला। उसकी आंखें एक दिशा में घूर रही थी।
उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर गो बहुत दुखी था। वह दुखी कैसे नहीं हो सकता था? एक जीवित व्यक्ति कहाँ और चला गया? स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले ही उन्होंने बाहर खाने के लिए जाने की नियुक्ति की थी। वह भोजन अभी तक एक साथ नहीं खाया गया था। पीछे से उसने उसकी कमर को गले लगाया, उसका माथा उसकी पीठ पर टिका हुआ था और धीमी आवाज में कहा, दुखी मत हो, मुझे पता है अगर गु लानसिंग दुखी है तो क्वाव्यत तू भी खुश नहीं होगा। उसने फिर भी उसे गले लगाने दिया, एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वह इतना दुखी था कि वह बोल नहीं सका? या वह उस असफल भोजन को याद कर रहा था? उसने वादा किया था वह इस बार भोजन का भुगतान करेगा। गु लानसिंग, मैं इस भावना को समझता हूँ। मैं इसे 20 साल की उम्र में ही समझ गया था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन आंखों से आसमान बहुत नीला लग रहा था। साफ नीले आसमान को घूरते हुए वहाँ स्वर में दोष का संकेत था, सताते हुए। माँ, मैंने आपसे कहा था, आकाश नीला है, मौसम बहुत अच्छा है। माँ, आप बहुत समझदार हैं। आपको मेरे शब्दों के पीछे का अर्थ समझना चाहिए। अगर माँ मौसम इतना अच्छा होने पर छोड़ने की हिम्मत करती है, तो अब से यह आकाश अपना मूल रंग खो देगा। यह बहुत क्रूर है। माँ, क्वाव्यत्तु नाम का बच्चा केवल 12 साल का है, इसलिए कृपया मेरे लिए इसके बारे में सोचें। आपको दृढ़ रहना होगा, ठीक है? क्या यह सोच स्वार्थपूर्ण है? लेकिन उस समय मैं किसी अन्य उपाय के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन मेरी आंखों के कोने से आंसू बह निकले। ठीक उस साल की तरह, जैसा कि सभी ने कहा, इसका स्वाद समुद्री पानी जैसा था। लेकिन माँ फिर भी चलती रही, उसी तरह चलती रही, मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। अब से क्वाव्यत्तु नाम के बच्चे ने फिर कभी आसमान का नीलापन नहीं देखा। अब से जब भी क्वाव्यत्तु नाम के बच्चे को कोई त्रिकोणीय वस्तु दिखाई देती, तो वह कांप उठता। उस सुबह फव्वारे की मरम्मत करने वाले व्यक्ति ने अपनी वस्तु लॉन पर गिरा दी। वह वस्तु त्रिकोणीय थी। उसने माँ की गर्दन के पीछे एक छेद कर दिया। उसकी आंखों के कोने से फिर से आंसू बह निकले। माँ एक खूबसूरत महिला है, यहाँ तक कि आर्थोपेडिस्ट भी उस छेद के साथ असहाय था। माँ उस छेद को अपने साथ ले गई और चली गई। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसका हाथ उसके हाथ पर रखा हुआ था। अपनी आंखें बंद करते हुए गहरा नीला आकाश गायब हो गया। वियत्तू के जरिए अनुमान लगाओ कि मैं कैसे वापस आया। उसकी आवाज कर्कश थी। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है कि मैं आलसी हूँ। उसने लौटने के लिए एक अनुचित तरीका अपनाया, लेकिन डुआन रान वापस नहीं आ सका। उस समय उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गु लानसिंग, आने वाले वर्षों में मैं अपनी आंखों का उपयोग हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए करूंगा। मैं उन पलों का गवाह बनूंगा। जो लोग उड़ने का सपना देखते हैं, वे आकाश में घूमेंगे और मजबूत इमारतों को देखेंगे। जो लोग हजारों नदियों और पहाड़ों को पार करते हैं, वे गलती से अपने आध्यात्मिक बंदरगाह का सामना करेंगे। शांति का दूत उस दिन तक इंतजार करेगा जब तक बारूद का धुआं साफ नहीं हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि यह विश्वास है। गु लानसिंग, यही कारण है कि मैं वापस लौट आया। को लान सिन्ह का मिशन जारी रहना चाहिए, लेकिन दोआन नियन का मिशन रुकना चाहिए। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? कोई जवाब नहीं। गु लानसिंग, मैं रोई, उसने उससे कहा। रोई, साबित करते हुए कि क्वाव्यत्तु बहुत दुखी थी। पलक झपकते ही एक और आंसू गिर गया। उसका चेहरा गु लानसिंग की पीठ में दब गया। गु लानसिंग, आप यह भी जानते हैं कि मैं शायद ही कभी रोती हूँ, और मैं बहुत सुंदर हूँ, और बहुत सारे पुरुष मुझे पसंद करते हैं, इसलिए क्वाव्यत्तु को रोने का मौका नहीं मिलता।
एक बार रोना वास्तव में कठिन है। क्या आप उसके अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकते? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, उसने गहरी सांस ली और ईमानदारी से कहा, 26 साल की औरत का रोना शर्मनाक है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि अगर वह रो भी जाए तो भी तुम पर इसका कोई असर नहीं होगा। कुल्लान सिन्हा, मुझसे सहमत हो जाओ, मेरी सलाह सुनो। ठीक है, अंत में आप जैसे अन्य लोगों को कौन सलाह देगा? उसने भी आह भरी। यह सही है, कोई भी दूसरों को इस तरह की सलाह नहीं देता। लेकिन यह अजीब नहीं है। वह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। मानसिक रूप से बीमार लोगों की सोच अपेक्षाकृत अजीब होती है। गुलान शेंग, आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। हाँ, यह सही है। वह खड़ा था और उसने अपना चेहरा उसकी पीठ पर दबाया। दोनों उस वस्तु को तब तक देखते रहे जब तक कि वे अवाक नहीं हो गए, जब तक कि दीवार से एक छिपकली गिर गई, जिसने एक छोटी सी आवाज की। संयोग से वे मिले। उसने अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया। उसने उसकी कमर छोड़ दी। उसने अपना सिर नीचे किया। 2 जोड़ी जूतों को एक साथ देखा। सच में रो रही हो? He asked her in a low voice. Of course. Raising her head to let him see her face clearly, she blinked her eyes, but at this moment, no tears fell, only hoping that the tears that gathered at the corners of her eyes could prove that she had cried for him. It was as if there was nothing left to repay this man in front of her. Then use tears. Tears could also be considered a form of repayment. There weren't many people who could make Kuo Wait Tu truly cry. Mother was one. Gulan Sheng was also counted as two, and she had also shed tears for Tong Duliet, although she had only cried secretly. At that time she was also very angry in her heart, both angry and indignant and sad. Mentioning this name, Kuo Viet Tu quietly glanced at the clock. 10 minutes had passed. Gulan Sheng's fingertips lightly touched the corners of her eyes, asking her where she had been these past 2 days. Where have you been? She drawled, smiling, going to meet a man. Looking at the face in front of her, she lacked 20 साल के लड़के की भोली भाली और अहंकारी, थोड़ी सी कोमलता और कोमलता में थोड़ी सी ठंडक। मानो इस समय उसकी आंखों के कोनों में आंसू अभी सूखे नहीं थे, लेकिन उसके मुंह के कोने शहद जैसी मीठी मुस्कान से भरे थे। वह सच में विरोधाभासों से भरी लड़की थी। उसके सामने यह चेहरा, इसे एक बार फिर देखने से लोग मोहित हो जाते, इसे एक सेकंड के लिए याद करने से लोग प्यार में पड़ जाते। हम्मा, उसने कहा कि वह एक आदमी से मिलने जा रही है। क्या वह सच में एक आदमी से मिलने गई थी? जवाब जानना चाहते हैं। वास्तव में बहुत सरल है। गुलान शेंग ने अपनी अंगुलियों को चटकाया। इस हरकत से वह शर्मा गई। उसने अपना हाथ उसकी ओर लहराया, पीछे हट गई और चिल्लाई, गुलान शेंग, ऐसा मत करो। शर्माना, मुहावरा, एक लड़की की नज़र का वर्णन करता है जो डरी हुई है। स्रोत, बाइडू। कूदने की जल्दी में नहीं। वह एक M84 था। वह एक M6 से अधिक थी। एक चूहा वैसे भी एक बिल्ली से आगे नहीं निकल सकता। अपने शिकार की ओर अपनी भुजाओं और पैरों को चटकाते हुए उसने लापरवाही से एक छोटी कुर्सी उठाई और उसे उस पर फेंक दिया। गंभीरता से कहा, कुलैन सिन्हा, आप जानते हैं कि पुरुष और महिला अलग हैं। ठंडी हंसी, केवल अब आप जानते हैं कि पुरुष और महिला अलग हैं। पिछले साल उनकी कार सड़क पर फंस गई थी। कार के पीछे बैठकर सितारों को देख रहा था। हवा बहुत अच्छी थी। उसने उसे चूमने की कोशिश की, उसके माथे से लेकर उसके मंदिर तक, उसके मुंह के कोने तक। वह जोर से हंस पड़ी। चेहरा बचाने के लिए उसने केवल एक मुस्कान को मजबूर किया। मैदान असीम थे। आकाश में हजारों सितारे चमक रहे थे। क्षितिज के पार एक शूटिंग स्टार था।
यह उसे चूमने का एक अच्छा अवसर था। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसके कूल्हों में दर्द होने लगा। गुरलान सिंह, ऐसा नहीं है कि मैं जारी नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि चुंबन के बाद मैं सोचूंगा, भाड़ में जाओ। आधे दिन तक खिलवाड़ करने के बाद मैं एक लड़के को चूम रहा हूँ। एक लड़के को चूमना? ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? कमर शहद के सार की तरह पतली, हंसता स्माइली। इतनी पतली कमर, सीना जो ठीक भी था, नहीं, ठीक कहना थोड़ा शालीन था, पीठ से चिपका हुआ एकदम गोल। तारीफ नहीं की जा सकती थी। हो सके तो दिल में ही चुपके से मजा लिया जा सकता था। दिल में चुपके से मजा लेना वाकई जिंदगी मांगना था, जिससे उसे ठंडा स्नान करना पड़े या खुद ही इसका हल निकालना पड़े। हेलसिंकी में कोपेनहेगन से भेजी गई पोस्टकार्ड मिलने के बाद से गुरलान शेंग ने किसी दूसरी औरत को नहीं छुआ था। उसके कानों में अभी भी शब्द गूंज रहे थे। अब यह औरत मर्द और औरत के बीच के अंतर के बारे में बात कर रही थी। पागलों की तरह हंसते हुए उसका हाथ आगे बढ़ा। उसे दरवाजे के पैनल पर दबाते हुए उसकी उंगलियां बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बगल को गुदगुदाने लगी। यह वह हरकत थी जिससे क्वाव्यक्तु को सबसे ज्यादा डर लगता था। आह खुजली। हंसी एक अजीब चीख में बदल गई। अजीब चीख कराह में बदल गई। कराह एक खिलखिलाहट में बदल गई। गुरलान शेंग। गुरलान सिंह, क्या सच में किसी आदमी से मिलने जा रहे हो? हम्मा दूसरी बार गुदगुदी हुई। गुरलान सिंह, रुक जाओ। जोर से हंसते हुए, जल्दी से रुक जाओ। जोरदार हंसी एक अजीब चीख में बदल गई। मैं मर रहा हूं। सच में, मरना इतना आसान नहीं था। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, शब्द दर शब्द। क्या सच में किसी आदमी से मिलने जा रहे हो? हम्मा, नहीं। Go see a distant relative. Admitting that she was helpless, where did a distant relative pop out of nowhere? Smiling coldly, she continued. Really? It's my nephew. He's getting married. If you don't believe me. I can only use death to prove it. Letting go, she collapsed in his arms. She said she was going to see a distant relative. Gulan Sheng didn't know if those words were true or not. She often said, even if I lied to you, you have to believe that those words were well-intentioned lies, because I don't want to lose you, because Gulan Sheng has a lot of friends, and Kuo Viet Tu only has Gulan Sheng as a friend. That's right, Gulan Sheng has a lot of friends, and Kuo Viet Tu only has Gulan Sheng as a friend. She was panting and laughing in his arms, her breath warm. This was the woman he longed to hold. Waiting for her breathing to return to normal, he said in a low voice, Viet Tu jao, मुझसे शादी करो। इस बार यह वास्तव में सीधा था। आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले कोटे डी आइवर में उन्होंने कुछ बड़ी कार पकड़ी थी, जिन्हें उन्होंने बाजार में चावल की शराब के जार और 3 उबले हुए मकई के बदले में खरीदा था। उसने एक जोड़ी बड़ी शॉर्ट्स पहनी थी, उसने एक फूलों वाली चेकर्ड शर्ट पहनी थी और एक उथली जगह से गुजरी। समुद्र का पानी बहुत नीला था। वह तैर रहा था और वह किनारे पर मकई खाते हुए, धूप सेंकते हुए बैठी थी। जैसा कि स्थानीय लोगों ने कहा, वह एक बाल की पूंछ की तरह सफेद थी। लेकिन उसके दिल में यह बाल की पूंछ वाली लड़की एक जलपरी थी जो पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर एक देश की यात्रा करने के लिए चुपके से किनारे पर आ गई थी। जब वह जलपरी के करीब पहुंची, तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लगातार मकई चबाती रही। उसका रूप वास्तव में मनमोहक था, जिससे उसका दिल धड़क उठा।
अपना सिर हिलाते हुए समुद्र के पानी की कुछ बूंदें उसके बालों से उसके चेहरे पर गिरीं। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। और भी ज्यादा प्यारा। उसने अपने बाल थोड़े हिलाए। उसकी नाक सिकुड़ गई और एक चमक में बदल गई जो उसे बहुत घूर रही थी। वियत्तू के जरिए क्या मुझे तुम्हारा 5वां पति बनने का सम्मान मिला है? उसने उससे पूछा। उसकी पिछली 4 शादियों के बारे में सोचते हुए उसने अस्थायी रूप से उसे बिच्छू मछली मानने का फैसला किया। इस बिच्छू मछली ने 4 बार शादी की थी। चमत्कार यह था कि शादी के समय से लेकर तलाक के समय तक हर बार 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होगा। यही बिच्छू मछली ने उसे बताया था। बस इतना था कि उसने उसे नहीं बताया। वह एक व्यक्ति के रूप में उसकी पिछली 2 शादियों में शामिल होने आया था। उसने उसके दूसरे पति को भी शराब पीने के लिए आमंत्रित किया था। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसने मकई चबाना बंद कर दिया। उसे संदेह से देखा। उसकी आंखों में सवालिया निशान थे। उसने भी उसे गंभीरता से देखा। इसलिए वह मकई चबाना जारी रखती थी। उसने उसके खाने के खत्म होने का इंतजार किया। मकई का भुट्टा लिया। उसे एक टिश्यू दिया और पूछा, वियत्तू, क्या तुम्हें मेरा 5वां पति बनने का सम्मान मिलेगा? इस बार उसने उसे ज्यादा इंतजार नहीं करने दिया। टिश्यू लेते हुए वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्यों? उसने पूछा। उसने अपना सिर झुकाया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। एक क्षण बाद उसने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। ऐसा कहने के बाद उसका फोन बज उठा। स्थानीय हथियारबंद लोगों का एक समूह उनके मेडिकल स्टेशन में घुस आया। क्वा वियत्तू, क्या तुम्हें मेरा 5वां पति बनने का सम्मान मिलेगा? इस मामले पर अब तक चर्चा नहीं हुई थी। अब, क्वा वियत्तू, क्या तुम्हें मेरा 5वां पति बनने का सम्मान मिलेगा? सीधे, क्वा वियत्तू, मुझसे शादी करो। मैं बदल गया। क्वा वियत्तू, मुझसे शादी करो। उसके कान में फुसफुसाया। हो सकता है कि ये लिट ही वह थी जो एतु के साथ बड़ी हुई थी, लेकिन जो हमेशा एतु के जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में उसके साथ थी, वह एलिट नहीं थी, वह कोलान सिन्हा थी। इस दुनिया में एतु को शांत करने और उसके गुस्से को नियंत्रित करने वाले केवल 3 लोग थे। एक उसकी माँ थी, अन्य 2। खैर, मैं अब और नहीं बोलूंगी। खुश स्माइली। अध्याय 45, मुझसे शादी करो, भाग 1। 4। क्वा वियत्तू, मुझसे शादी करो। उसके कान में फुसफुसाया। इस वाक्य के साथ उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति कठपुतली में बदल गया। धीरे धीरे उसके सीने से छूटा। धीरे धीरे घूमा। धीरे धीरे अपना सिर उठाया। धीरे धीरे उसकी ओर देखा। कोलैन सिन्हा, ऐसा लगता है कि तुम वाकई 24 घंटे के लिए क्वा वियत्तू के पति होने का एहसास अनुभव करना चाहते हो। धीरे से आह भरी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर रुक गईं। उसे अपनी आंखों से बचने नहीं दिया। वह खेल बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगलियों को चटकाया। पहली बात, हालांकि उसे पति कहा जाता है, असल में वह सिर्फ नाम का पति है, क्योंकि 24 घंटे बहुत कम होते हैं। इतने कम कि पति पत्नी को इसके खत्म होने से पहले एक साथ सोने का समय नहीं मिला। उन्होंने चूमा भी नहीं। दूसरी बात, उसके सामने खड़ी महिला ऐसी है जो सुंदरता और भौतिक चीजों के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच देती है। उससे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। पैट माथे पर, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ? आत्मधार्मिक और आत्मभोगी होने की बुरी आदत ने क्वा वियत्तू को कभी नहीं छोड़ा। उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से बदल गई। उसकी पलकें झुक गईं। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। मैंने आपको मेरे 4 पूर्व पतियों से मिलने के बाद की स्थिति के बारे में भी बताया था। क्वा वियत्तू से मिलने के बाद उनका जीवन पहले जैसा कभी अच्छा नहीं रहा। मुझसे छुटकारा पाने की प्रक्रिया बहुत बुरी थी।
जैसे एक छोटे शहर का हर तरह से उत्कृष्ट युवक शहर में जाने के बाद गिर गया। बिना कुछ कहे उसने उसकी ओर देखा। वह भौहें सिकोड़ते हुए अपना धैर्य खोने लगी, एक कदम पीछे हटी और दरवाजे के पैनल पर झुक गई। गु लानशेंग, क्या तुम भूल गई हो? मैंने पिछली बार कहा था, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शादी करने वाली महिला का गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले पतियों की संख्या संयुक्त राष्ट्र जितनी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गु लानसेंग को संयुक्त राष्ट्र में सीट मिलेगी। दूसरे शब्दों में, गु लानसेंग क्वावियत्तु के पूर्व पति बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। बोलने के बाद उसकी आंखें उसे घूरने लगी। उसके सामने इस चेहरे को देखते हुए एक पल में वह पहले से कोमल, ठंडी नजर नहीं देख पाई। अगर वह ध्यान से देखती तो उसे एक महान दुश्मन से मिलने का एहसास होता, जैसे कि अगर वह इस विषय को जारी रखता तो वह उसके साथ अपनी जान जोखिम में डाल देती। क्वावियत्तु, बुरी औरत। गु लानसेंग, यह दूसरी बार है जब तुमने मेरे साथ इस तरह का मजाक किया है। मैं इस मजाक को तीसरी बार नहीं आने दूंगी। शब्द बहुत वाकपटू लग रहे थे, लेकिन स्वर में विनती की झलक थी। मजाक कर रहे हो? शायद उसे आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लेना चाहिए या सीधे उसके कपड़ों में हाथ डालकर व्यावहारिक क्रियाओं का उपयोग करके उसे बताना चाहिए, मत करो फिर से नाटक करना। कुछ ही सेकंड में वह चेहरा पीला से सफेद हो गया। लंबे समय तक उसे जवाब देते न देख पाने के बाद उसके मुंह का दयनीय कोना थोड़ा हिल गया। तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। तुम अपने दिल में किसी से भी बेहतर जानते हो। इसलिए गु लानशेंग, मुझे खेलने मत दो, ठीक है? मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अभी भागना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ, मैं हमारी दोस्ती को नष्ट नहीं करूँगा। गु लानशेंग। उसका दयनीय स्वर बंद हो गया क्योंकि उसका हाथ आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां उसकी आंखों के कोने पर रुक गईं, जहां उसकी वजह से आंसू बह रहे थे। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और कहा, क्वा यू शिव, तुम्हारी आवाज वाकई बहुत बड़ी है। सिर्फ मुझ पर भरोसा कर रहे हो? अपना सिर हिलाते हुए, उसके साथ सहयोग करते हुए। यह क्वावियत्तु की सुंदरता के कारण था, और इसलिए भी क्वावियत्तु को लैन सिन्ह के कारण रोई थी। अगली बार वह इतनी आसानी से बात नहीं करेगा, चाहे वह कुछ भी करे। उसे उसके होठों को चूमना ही था। उसे चूमने के बाद वह कोई और संकेत नहीं दिखाएगी। अगर वह दिखावा करना जारी रखती है तो वह वास्तव में उसके कपड़ों में हाथ डालेगा। कपड़ों में ढके हुए वे छोटे सफेद खरगोश नहीं, वे बड़े सफेद खरगोश जिन्हें वह इतने लंबे समय से याद कर रहा था। क्या? पलक झपकते ही स्वर में अचानक अहंकार आ गया। सिर्फ तुम्हारे भरोसे तुम भूतपूर्व पतियों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहती हो? व्यंग्यात्मक लहजा। मैं क्यों नहीं कर सकती? 26 वर्षीय लड़की ने अपने हाथों को कमर पर रखा, गाल फुलाए और कहा, मैंने सुपरमार्केट में एक आदमी को 5 मिनट के भीतर शादी की अंगूठी खरीदने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। तुम्हें यह पता है? और फिर क्या? न जानने का दिखावा करने का लहजा बहुत हद तक वैसा ही था। एक मोरक्को का लड़का भी है जिसने मेरे लिए अपना पूरा करियर छोड़ दिया। एक आत्मसंतुष्ट नजर। मोरक्को का लड़का उसका तीसरा पति था। तथाकथित करियर स्पोर्ट्स शर्ट बेचने वाली वैन थी। मोरक्को का लड़का स्पोर्ट्सवियर बेच रहा था। लेकिन आखिरी समय में वह फिर भी पटरियों से भाग गया, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मैं अपनी जान ओफिना को देने को तैयार था, लेकिन जब ट्रेन आई तो मेरा सिर सुन्न हो गया। इसलिए वह पटरियों से रेंगकर बाहर निकल आया। उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। यह ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी का कॉल था। भाई, मैंने सुना है कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है। एक आदमी? इस समय
क्वाव्यक्तु को कुछ याद आ गया और वह चिल्लाया, ओह ओह ओह, क्या हुआ? मैं यहाँ चुपके से घुस आया, मुझे अब जाना होगा। उसने अपना हाथ हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह भाग जाना चाहता था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुलैन सिन्हा, मुझे अगले 2 सप्ताह अपने रिश्तेदार के घर पर रहना है, उसने उससे कहा। फिर से? तुम फिर से भागना चाहते हो? मेरे भतीजे की शादी हो रही है, मुझे शादी की तैयारियों में मदद करनी है। उसकी आवाज में बेपसी थी। यह बहाना बेकार था, लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था। एक बार वह सुबह सुबह उसके बिस्तर के सामने बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी जिससे वह डर गया था। उस समय उसकी आवाज में उदासी थी, कह रही थी कि उसे अपने ग्रह पर वापस जाना है। नतीजतन वह कई महीनों के लिए गायब हो गई। पिछली बार वह अपने ग्रह पर लौटी थी। इस बार उसने अपने भतीजे की शादी की तैयारी की। गुलानसिंग, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। उसने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा न मिलने पर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मुझे स्वर्ग से मार दिया जाएगा। गुलानसिंग ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। यह क्वाव्यक्तु थी, एक निर्दयी महिला। वह हमेशा जानती थी कि उसे कैसे समझौता करवाना है। उम्मीद करती थी कि एक दिन वह बिना पलक झपकाए उसका पूरा वाक्य, मुझे स्वर्ग से मार दिया जाएगा, सुन सकेगा। वह इतनी आसानी से बिजली से कैसे मारा जा सकता था? लेकिन क्या होगा अगर वह भाग्यशाली रहा? इसलिए नरम दिल, डरपोक, समझौता करने वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अपने भतीजे से शादी कर रही हूँ, गुस्से से कहा। यह सही है, जवाब वाकई जोरदार था। गुलानशिंग ने टॉर्च ली। तुम्हें मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथों को खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। फिर से भावुक होते हुए उसने एक सांस ली और कहा, मैं उस आदमी से मिलने जा रही हूँ जो मुझसे मिलना चाहता है। वह आदमी, आवाज तुरंत ऊंची हुई, नहीं, क्या गलत? उसने अपनी नाक रगड़ी। इस समय तुम्हें छात्रावास में आराम करना चाहिए। मुझे तुम्हारे घर जाकर तुमसे मिलने दो। उसे कसकर पकड़ते हुए उसने छात्रावास का दरवाजा खोला। पहले तो वे दोनों साथ साथ चले, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वह पीछे रह गई। वह उसका इंतजार करने के लिए रुका और वह तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंची। थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर से पीछे रह गई। वियत, तू जाओ। वह वहीं रुक गया। जल्दी से उसके पीछे चला गया। ड्यूटी रूम में पहुंचकर उसने कहा कि दरवाजे पर उसका इंतजार करो। आज ड्यूटी का जिम्मा स्विस महिला स्वयंसेवक के पास था, जो कुछ समय पहले ही यहाँ आई थी। जब गुलानसिंग ने दरवाजा खोला तो महिला स्वयंसेवक बेसुध बैठी थी। ड्यूटी रूम में कोई और नहीं था। दरवाजा खटखटाने पर महिला स्वयंसेवक ने तभी अपना संयम संभाला और उससे पूछा कि वह आदमी कहाँ है जो उससे मिलना चाहता था। माफ करें, मैं आपको बताना भूल गई, महिला स्वयंसेवक ने निराश भाव प्रकट किया। जो आदमी उससे मिलना चाहता था, उसने जांच करने के बाद पाया कि उसका नाम गलत था। दूसरे शब्दों में, वह जिस व्यक्ति से मिलना चाहता था वह कोई और था। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि देर हो चुकी है और जब उसके पास समय होगा तो वह आकर बात करेगा। उसकी आंखें दरवाजे पर रुक गईं। मुझे नहीं पता कि उसके पास फिर कब समय होगा। उस आदमी का चेहरा बहुत सुंदर होगा, गुलानसिंग ने आगे कहा। तुम्हें कैसे पता? महिला स्वयंसेवक ने अचानक कहा। स्विस लड़कियों का एकमात्र शौक मूर्तियों के पोस्टर इकट्ठा करना है, खासकर सुंदर पुरुष मूर्तियों के।
उसने मुस्कुरा कर कहा, शुभ रात्रि। गुलान शेंग ड्यूटी रूम से बाहर निकल गई। खाली यार्ड को देखते हुए गुलान शेंग ने टॉर्च को कूड़ेदान में फेंक दिया। यह क्वाव्यक्तु को अलविदा कहने का एक विशिष्ट तरीका था। अचानक आना, अचानक चले जाना। वह उसे केवल अपने अपार्टमेंट के पास ही देख पाया। उस दिन शाम हो चुकी थी। जब वह पार्किंग स्थल से बाहर निकला तो उसने उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे चुपके से खड़े देखा। उसके कदम अचानक उसके साथ पकड़ने के लिए तेज हो गए। अचानक कहीं से एक काली कार निकली। कई मजबूत आदमी कार से उतरे। उसने अपना बैग सीधे आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। गलती से गुलान शेंग को देख लिया। थोड़ी देर बाद वह उस कार में बैठ गई और पलक झपकते ही वह सड़क के अंत में गायब हो गई। जब वह घर पहुंची तो गुलान शेंग ने उसके पीछे छोड़े गए नोट को देखा। गुलान शेंग, मैं जा रही हूं। उस रात गुलान शेंग ने उस दृश्य को याद किया, बस इतना ही। धीरे धीरे उन लोगों के मजबूत व्यक्तित्वों से उसने उनकी पहचान का अंदाजा लगा लिया। एक समय था, गुलान शेंग अक्सर सैन्य बैरकों में आता जाता रहता था। सैनिकों की बातों से वह विश्वस्तरीय भाड़े के सैनिकों के समूह की कुछ बोलचाल की भाषा समझ सकता था। उसके अपार्टमेंट के पास के इलाके में दिखने वाले लोग भाड़े के सैनिक थे। कंपनी की सुरक्षा करने वाले भाड़े के सैनिक सभी विश्व प्रसिद्ध थे। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सुरक्षा के प्रभारी होने के कारण, इन लोगों द्वारा संरक्षित व्यक्ति बनने में सक्षम होने के कारण उनकी पहचान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह चरित्र से परिचित था और मजाक नहीं कर रहा था। हेलसिंकी में गुलान शेंग को स्पष्ट रूप से लगा कि क्वाव्यक्तु की पहचान सरल नहीं थी। यह विचार धीरे धीरे पुष्ट हुआ जब वह खतरे को सुरक्षा में बदलती रही, खतरे को सुरक्षा में बदलती रही। अपने बटुए को छूते हुए उसने एक सिगरेट और एक लाइटर निकाला। सिगरेट जलाते हुए गुलान शेंग ने सहज रूप से अपने हाथ की ओर देखा। भूमिगत तहखाने में जब उसी रंग के युवा ने बोलना समाप्त किया तो दृढ़ता के दर्जनों शब्द तुरंत बिखर गए। चाहे कुछ भी हो, उसे इन हाथों को संभालना था। गुलान शेंग को इन हाथों का उपयोग क्वायुएक्सयू के आंसू पोंछने के लिए करना था। उसे इन हाथों का उपयोग क्वायुएक्सयू के लिए अचार के पकौड़े बनाने के लिए करना था। तो डुआन रान, मुझे खेद है। शायद क्वायुएक्सयू सही था। उसका मिशन वहां रहना था, अपनी दो आंखों से सब कुछ देखना था, आधुनिक सभ्यता के विकास को देखना था, इस अफ्रीका को धीरे धीरे परिपूर्ण होते देखना था। भूमिगत तहखाने में उस युवक को गुलान शेंग जानता था। कुछ हथियारबंद तत्वों ने उसे नोविचोक कहा। इस अफ्रीका में 30% बंदूकें और गोला बारूद उस युवक की हवाई परिवहन टीम से आए थे। लेकिन इस युवक का नाम और चेहरा अक्सर प्रमुख मुख्यधारा की आर्थिक पत्रिकाओं और राजनीतिक समाचारों में दिखाई देता था। राष्ट्रीय नेता की तुलना में कई प्रतिशत अधिक बार दिखाई देता था। नियंत्रण कक्ष को देखने के बाद कमरे में कोई भी आदमी नहीं था। क्वाव्यक्तु ने राहत की सांस ली। गीत डू झूठ समझदार होने के लिए भाग्यशाली था। अनुसूचित समय। एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में कार का दरवाजा, पतला सफेद उंगली आधा सिगरेट पकड़े हुए, धुएं की प्रत्येक लहर के बाद उसकी उदास आंखें, मेरी आंखों के सामने गायब हो जाओ। यह छवि बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। तेजी से चलते हुए यात्री सीट पर न जाकर सीधे ड्राइवर की खिड़की के पास जाकर बिना सोचे समझे नीचे लटक रही उंगली से सिगरेट छीन ली। सिगरेट जमीन पर गिर गई। सोंग डूली को देखते हुए उसने अपना पैर उठाया और जोर से ठोकर मारी। यात्री का दरवाजा खोला। निकोटीन की एक धार धुएं जैसी महक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी सिगरेट पी रखी है। चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति को हिलते डुलते न देखकर
कार का दरवाजा जोर से बंद करने का विचार स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। कार का दरवाजा धीरे से बंद करने में बदल गया। यात्री सीट पर गंभीरता से बैठते हुए सीट बेल्ट बांधने की क्रिया भी गंभीरता से की गई। सीट बेल्ट बांधने के बाद 9:10 सोंग डूली ने कहा कि वह 10:30 बजे एक क्लाइंट से मिलेगा। यहाँ से उसके घर तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर कार तेज चली तो वह अपनी योजना के अनुसार चल सकता है। 10 बजे घर पहुँच सकता है। नहा धोकर चप्पल पहनकर ठीक 10:30 बजे होंगे। 1 मिनट बीत गया। सोंग डूली अभी भी नहीं हिला। ड्राइविंग नहीं कर रहा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पूछा। कोई जवाब नहीं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें फोन उठाने के लिए चप्पल न पहनना पसंद नहीं है? उसने धीरे से याद दिलाया। यह याद दिलाना काफी प्रभावी था। कार धीरे धीरे शुरू हुई, पहाड़ से नीचे चली गई और पहाड़ से आधे रास्ते में यह फिर से रुक गई। जो स्वर अभी तक नरम था वह अब बढ़ गया था। क्वाव्यक्तु की खोपड़ी तनावग्रस्त हो गई। तुम क्या कर रहे हो? कार की लाइट जलाओ। तुम क्या कर रहे हो? जोर से बोलो। शायद यह हिम्मत हासिल करने का एक तरीका है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंधेरा और सुनसान था। जब रात होती है, अगर कुछ करने को नहीं होता तो दक्षिण अफ्रीकी उपनगरीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी नहीं चलाते। क्वाव्यक्तु के दिल में वह राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहद नफरत करता था और बिना कारों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से तो और भी ज्यादा नफरत करता था। टोंग डू लेट, यह स्पष्ट रूप से वह समय है जो आपने मुझे दिया है। मैं असहमत हो सकता हूँ। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो मुझे वह करने की कोई बाध्यता नहीं है जो आप कहते हैं। वह जोर से और शोर मचाते हुए बोलता रहा। तुम्हारे बाल इतने गंदे क्यों हैं? सोंग डू लाई ने धीरे से अपना मुंह खोला। आह! वह व्यक्ति जिसकी नजर कार की खिड़की से बाहर पड़ रही थी, अचानक उसकी ओर मुड़ा और उस नजर के नीचे उसने अपना सिर सहलाया। यह वास्तव में थोड़ा गड़बड़ था। सब गुलान शेंग द्वारा उसे गुदगुदी करने के कारण। उसने अपने कानों के पीछे बालों की कुछ उलझी हुई लटों को ब्रश किया, लेकिन उसके माथे पर अभी भी कुछ लटें बिखरी हुई थी। उन लटों को ब्रश करने के बाद उसकी गर्दन के पीछे की लटें फिर से बिखरी हुई थी। हालांकि जितना अधिक वह उन्हें सहलाता, वे उतनी ही गड़बड़ होती जाती। जिस चीज ने उसे परेशान किया वह थी वे आंखें जो उसे देख रही थी। वे उस नजर से उसे क्यों देख रही थी? उसे गुस्सा और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। उस तरह की निगाह और सवालिया लहजे ने क्वाव्यक्तु को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह उसकी पत्नी है जो भटक गई है और वह उसका पति है जो उससे हिसाब चुकता कर रहा है। वह पत्नी जो भटक गई है। पति? उफ उफ! उसने सीधे अपने बालों से इलास्टिक बैंड खींच लिया, अपने बालों को अपने चेहरे पर ढीला छोड़ दिया। फिर भी पर्याप्त नहीं था। सीधे अपने बालों को बिखेरते हुए बालों की लटों के बीच के अंतराल से उसकी आंखें उससे बचने नहीं पाईं, बस ऐसे ही सीधे उसकी ओर देख रही थी। प्रत्येक शब्द को लान सिन्हा ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। मुझे उसका मेरे बाल बिगाड़ना पसंद है। तुम्हारे बाल बिगाड़ने के अलावा वह और क्या करता है? उसने उसका निचला जबड़ा पकड़ लिया। दर्द? मेरे बाल बिगाड़ने के अलावा उसने और क्या किया? निचले जबड़े को पकड़े हाथ की ताकत बढ़ गई। सांस लेते हुए, कहने की कोशिश करते हुए, वह अभी भी मुझे गुदगुदी कर रहा है। उसके हाथ बहुत खराब हैं। आवाज पूरी नहीं हुई थी। कार तीर की तरह निकल गई। क्लैक की आवाज आई। माथा कांच के दरवाजे से टकराया। वीनस का एक गुच्छा घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से वह ठीक से बैठी। उसकी आंखों के सामने बेहद तेज अराजक दृश्य और कार के इंजन के शोर ने क्वाव्यक्तु के हाथ पैर कांपने लगे। उसके पैर कांपते रहे।
पलक झपकते ही उसके हाथ भी कांपने लगे। कार का शोर उसके दिमाग में चुभने वाले तीखे चाकू की तरह था। उसका दिमाग भी अनजाने में खोजने लगा। बाहर के नज़ारे की छवि असली और नकली थी। उसकी आंखें नहीं हिली, सामने सड़क को घूर रही थी। कार की बेहद तेज रफ्तार के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग की सफेद सीमा रेखा तुरंत एक लंबवत रेखा में बदल गई। अगर वह सड़क क्षितिज से जुड़ जाती तो शायद अगले ही पल कार आसमान में उड़ती हुई सफेद सीमा रेखा के साथ दौड़ जाती। यह दृश्य उसने पहले भी अपने सपनों में देखा था। उसकी आंखें सीधी थी। आगे देखने पर अचानक एक छाया दिखाई दी। क्या यह हिरण था? क्या यह हिरण था जो ऑरोरा पर सवार था? हिरण विंडशील्ड से जोर से टकराया। उसने उसकी आंखें देखीं। नहीं, नहीं, वे हिरण की आंखें नहीं थीं। वे इंसान की आंखें थीं। ये आंखें उसे देख रही थीं। आंखों के नीचे की भौहें उसे देखने के लिए बेहद मुड़े हुए कोण का उपयोग कर रही थी। क्षितिज के अंत में एक गहरी नीली रोशनी चमक उठी। किंवदंती के अनुसार वे मेडुसा की आंखें थीं। वह डर गई थी, अपने दिल में बेहद डरी हुई थी। वह जोर से चिल्लाई। उसके हाथ कंट्रोल बटन से हट गए। वह अपनी आंखों को ढकना चाहती थी लेकिन किसी कारण से उसके कान ढक गए। उसकी आंखें बस ऐसे ही उस चीज को देखती रहीं जो विंडशील्ड से टकराई और आसमान में उड़ गई। वह हिरण नहीं था, जोर से चिल्ला रहा था। अचानक वह एक संदूक में गिर गई। डूबते हुए व्यक्ति की तरह जलकुंभी को पकड़कर वह अब उन दोनों आंखों को नहीं देख पा रही थी। बहुत थकी हुई, मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई, जिसके कारण आंसू की ग्रंथियां स्रावित होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू पागलों की तरह बहने लगे। उसने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थी, फिर भी आंसू क्यों थे? उसे आंसुओं से नफरत थी। आंसू उसकी माँ को नहीं रख सकते थे। उसके अनमोल आंसू उसकी माँ को नहीं रख सकते थे। तो क्या फायदा था? वह जितनी बेचैनी से अपनी आंखें बंद करती, उतने ही आंसू गिरते रहते। यह इतना परेशान करने वाला था, इतना परेशान करने वाला कि वह किसी दूसरी दुनिया में भाग जाना चाहती थी। उसकी सोच की ट्रेन एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। उसके सिर के ऊपर से एक जानी पहचानी, अधीर, निराश आवाज आई। इस आवाज ने कहा, मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। क्वाव्यत्तु। उसके सिर के ऊपर से एक गर्म एहसास आया। वह घबरा गई और उसे नहीं पता था कि क्या करना है, और नीचे की ओर बढ़ती रही। अंत में उसके मंदिर पर रुक गई। उसकी आवाज निराश थी लेकिन साथ ही कोमल भी थी। अरे, क्यों? मैं क्यों भूल गया? क्यों? मैंने तुम्हें किसी और आदमी का नाम लेते हुए क्यों सुना? फिर सब कुछ भूल जाओ, क्वाव्यत्तु। इस बार थोड़ा दुखद है। इस उदासी में जलन की अनुभूति थी। एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो इस तरह के दर्द को हल करना नहीं जानता था। वह केवल एक ही चीज सोच सकता था, सिगरेट जलाना, सिगरेट की राख को अपने शरीर पर गिराना। जलन की अनुभूति को थोड़े समय के आराम के लिए बदला जा सकता था।